सो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय सेल्फ सी विकल गुप्ता। सो ये वीडियो या तो आप एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे होगे या फिर एग्जाम डे वाले दिन देख रहे होगे। ठीक है सर, ये वीडियो देखनी कब चाहिए सर? जैसे ही अगर आप एसए का रिवीजन कर रहे हो तो एसए का पूरा रिवीजन होने के बाद ये वीडियो देखना, या फिर एग्जाम के वाले दिन सुबह सुबह आप इस वीडियो को रेफर कर लेना। अगर आप कोई ऐसे को छोड़ के भी जा रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर रेफर करके जाना। इसके अंदर हम एसएस के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेप्टेंबर 25 अटेम्प्ट के लिए वो कवरेज कर रहे हैं, साथ साथ एमसीक्यू पॉइंट्स, सो दैट एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आप एसए के अंदर स्कोर कर सको। ठीक है सर। और लास्ट में मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको एग्जाम में मार्क्स गेन करने के रिगार्डिंग हेल्प करेगी, सो दैट आप वो गलतियां ना करके आओ जो आप पहले अटेम्प्ट में करके आ रहे हो। सो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं विद SQC1 और SC220। जब हम बात करते हैं सर SQC1 और SC220 के, तो EQCR कौन होगा सर? यहाँ पे EQCR शुड बी CA। सर EQCR कौन अपॉइंट कर सकता है? सर हमारे एंगेजमेंट पार्टनर अपॉइंट कर सकता है क्या? कभी भी अपॉइंट नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर। और इसके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो EQCR नहीं बन सकता। ठीक है सर। जब मैं बात करता हूं सर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो यह हमारा SQC1 के अंदर भी होता है, SC220 के अंदर भी होता है। पूरी फर्म की बात करेंगे तो SQC1 की बात करें, हम एट ऑडिट एंगेजमेंट की बात करें तो हम यहाँ पे SC220 की बात कर रहे हैं। सर क्या लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फटाफट बताओ। सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर हैज ए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तीन चीजों की। सबसे पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन को असाइन करो जो यहाँ पे कमर्शियल कंसिडरेशन ओवरराइड ना होने पाए ओवर द क्वालिटी वर्क। ठीक है सर। सेकंड, जो आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है रिगार्डिंग द पर्सनल्स, उसके अंदर आप डेमोन्स्ट्रेट करो फर्म की ओवरराइड कमिटमेंट टुवर्ड द क्वालिटी। ओके सर। थर्ड, आप डिवोट करो सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। जब हम आते हैं SC220 के अंदर, तो वहां पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सर? यहाँ पे हमारी एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कौन किस चीज की सर? ये हमारी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एट ईच ऑडिट एंगेजमेंट। इसको एम्फेसाइज करना पड़ेगा दो चीजों पे। एक तो क्वालिटी इज एसेंशियल, ठीक है सर। एक क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट के अंदर हमारे 4 पॉइंट थे, दो तो हमारे ऑब्जेक्टिव ही थे। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे सर? जो भी वर्क आप परफॉर्म कर रहे हो उसके अंदर PRL रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस होनी चाहिए। सेकंड, रिपोर्ट एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए। ठीक है सर। थर्ड, आपका होगा जो SQC1 की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है उसको आप इंप्लीमेंट करोगे ऑडिट के अंदर। थर्ड पॉइंट आपका ये रहेगा, कंप्लाई विद द फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। फोर्थ, आपकी एंगेजमेंट टीम की एबिलिटी होनी चाहिए टू रेज कंसर्न विदाउट द फियर ऑफ रिप्राइजल्स। ये सारे आपके पॉइंट थे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। नेक्स्ट आता है आपका एथिकल रिक्वायरमेंट, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस बार, बट आपको MCQ के लिए ध्यान रखना है। आप एनुअली रिटर्न कंफर्मेशन लोगे इंडिपेंडेंस के रिस्पेक्ट में। किससे लेंगे सर? हम रिलीवेंट पर्सनल से लेंगे कि आपने इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट का कंप्लाई किया है, जो भी हमारी फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है। साथ साथ एंगेजमेंट पार्टनर रोटेट होता है इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी। ध्यान रखना, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, वो भी ऑडिट की बात कर रहे हैं। कोई रिलेटेड सर्विस हो या फिर आपका रिव्यू की बात हो, वहां पे बात नहीं आएगी। ओनली एंड ओनली ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी। एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट करोगे आफ्टर अ प्री डिफाइंड पीरियड। कितना प्री डिफाइंड पीरियड है सर? यहाँ पे नॉट मोर देन 7 ईयर्स। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें तीन चीज इवैल्यूएट करनी पड़ती है। इंटीग्रिटी इवैल्यूएट करेंगे, फर्म की टीम की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज, टाइम एंड सफिशिएंट रिसोर्सेज इवैल्यूएट करेंगे, और आप एथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये सब हम इवैल्यूएट करते हैं। जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है सर? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज, टाइम एंड रिसोर्सेज फर्म की टीम के। आप कैसे इवैल्यूएट करते हो सर? पहले अपनी फर्म के अंदर झांक के देखो, भैया मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल है उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट के लिए, आप वो चेक करोगे। ठीक है सर। जिस ऑब्जेक्टिव के लिए मुझे असाइन करे जा रहा है वो अचीव हो रहा है नहीं हो रहा, आप वो चेक करोगे। टाइमली आप अपने एंगेजमेंट को कंप्लीट कर पाओगे विद इन द रिपोर्टिंग डेडलाइन। आपको ये देखना है सफिशिएंट रिसोर्सेज है या नहीं है, नॉलेज रिलीवेंट इंडस्ट्री की है या नहीं है, आपके पास रिलीवेंट रेगुलेटरी एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट का एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये सारी चीजें आप चेक करोगे। एक्सपर्ट अवेलेबल है या नहीं है। 4, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज, टाइम एंड रिसोर्सेज ऑफ द फर्म एम्प्लॉय और फर्म पर्सनल्स। ठीक है सर। फिर विड्रॉल के रिगार्डिंग सर क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होगी? सबसे पहले आप क्या कम्युनिकेट करोगे, किससे? मैनेजमेंट और TCWG से, कि हमारी फर्म क्या एक्शन ले सकती है फॉर बेस्ड ऑन द रिलीवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे। फिर अगर आपने कंसीडर करा विड्रॉल भैया एप्रोप्रिएट और लीगली परमिट भी है, तो वो फिर वापस आप कम्युनिकेट करोगे। किससे कम्युनिकेट करेंगे सर? मैनेजमेंट और TCWG से, कि अब हम विड्रॉ कर रहे हैं और हमारा रीजन फॉर विड्रॉल क्या है। साथ साथ आप कंसीडर करोगे प्रोफेशनल, रेगुलेटरी, लीगल रिक्वायरमेंट को भी, कि आप विड्रॉल कर रहे हो, रीजन फॉर विड्रॉल क्या है, और साथ साथ डॉक्यूमेंट करोगे जितने भी सिग्निफिकेंट इश्यूज है, कंसल्टेशन है, कंक्लूजन, ये सारी चीज आप डॉक्यूमेंट करके
चलोगे। ह्यूमन रिसोर्स इजी था, ये ऑलरेडी आ चुका है, वापस आएगा नहीं। अब आता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में आपका एंगेजमेंट पार्टनर की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, और यही आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को चेक करेगा। क्या सर एक एक डॉक्यूमेंटेशन को, सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा? नहीं, बट हाँ ये मेजर डॉक्यूमेंटेशन जहां पे रिस्क ज्यादा होता है ये ओवरव्यू लेके चलेगा। फिर ये रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म करता है। रिव्यू प्रोसीजर को जस्ट आप एक बार रीड कर लेना। देखो, अगर कोई ड्यूरिंग द एंगेजमेंट किसी की एंगेजमेंट पार्टनर की डेथ हो गई और उसने अभी तक साइन नहीं किया, अब नया एंगेजमेंट पार्टनर आ रहा है, नया एंगेजमेंट पार्टनर आ रहा है, तो वो यही सारे रिव्यू प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, देन ही वो साइन करेगा। ओके सर, जब मैं बात करता हूं कंसल्टेशन की, तो एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन प्रोवाइड होनी चाहिए ऑन डिफिकल्ट एंड कॉन्टीजियस मैटर से। ये एक इंडिविजुअल होगा जिसके पास सफिशिएंट स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर क्या होगा सर? एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन होनी चाहिए डिफिकल्ट एंड कॉन्टीजियस मैटर पे, ये आपके कीवर्ड है, ध्यान रखना। सफिशिएंट रिसोर्सेस अवेलेबल होनी चाहिए सो दैट आप एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ले सके, और साथ साथ जो भी आपने कंसल्टेशन ली उसको इंप्लीमेंट भी करना, उसको डॉक्यूमेंट भी करना। ये सारी आपकी कंसल्टेशन की रिगार्डिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर होते हैं। जब मैं बात करूं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की, अगर आपका कोई भी डिफरेंस अराइज होता है इक्यूसीआर और एंगेजमेंट टीम के बीच में, या इक्यूसीआर और आपका क्या बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर के बीच में, या एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट टीम के बीच में, तो उसको रिजोल्व करना पड़ेगा। रिजोल्व कैसे करेंगे सर? एज पर द फर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आपको रिजोल्व करना पड़ेगा। या तो किसी दूसरे प्रैक्टिशनर से कॉन्टेक्ट करोगे, उससे कंसल्ट करोगे, या फिर प्रोफेशनल बॉडी से कंसल्ट करोगे, रेगुलेटरी बॉडी से कंसल्ट करोगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? आप रिपोर्ट इशू करोगे ओनली आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ डिफरेंसेस, उससे पहले आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा इक्विशियर, जो हमारे सितंबर 25 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर इक्विशियर हमारे लिए अपॉइंटेड कब होगा? एक तो लिस्टेड एंटिटी के अंदर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आपको एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराना ही पड़ेगा, ठीक है सर। इसकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टूडेंट हमेशा भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं सर? इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिव्यूअर। ये आपका कीवर्ड है, ये आपको लिख के आना पड़ेगा। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिव्यूअर। अगर आप किसी से इक्यूसीआर से कंसल्ट भी कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। सर बाय चांस ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, हम ऐसा डिफिकल्ट मैटर पे कंसल्ट कर रहे हैं जहां पे उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो एक काम करो, उससे कंसल्ट ही मत करो। बट अगर आपने कंसल्ट कर लिया और उसकी कॉम्प्रोमाइज हो गई इक्यूसीआर की भैया ऑब्जेक्टिविटी, तो उस केस के अंदर आपको रिप्लेस कराना पड़ेगा इक्यूसीआर। रिप्लेस कैसे होगा सर? फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के हिसाब से आपको रिप्लेस कराना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस इक्यूसीआर अब आपके लिए वैलिड नहीं रहा, वो आपके लिए अब ठीक नहीं है, आप उसको चेंज करके चलोगे। फिर आता है मैटर्स कौन कौन से कंसीडर करेंगे सर? इक्यूसीआर कौन कौन सी चीजों को रिव्यू करेगा? तो एक तो इंडिपेंडेंस को रिव्यू करेगा, जो आपने मैटर कम्युनिकेट किए मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूसी से, उसको रिव्यू करेगा। कोई आपके सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए थे जहां पे आपने जजमेंट ली थी रिस्क मटेरियल में स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में, या फिर आपके जो वर्किंग पेपर है उसको रिव्यू कर लेगा। रिपोर्ट एप्रोप्रिएट इशू हुई नहीं हुई, वो सारी चीज चेक करके चलेगा। अब ये एमसीक्यू में ये बन सकता है कि भैया एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? देखो, एक तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एंगेजमेंट में इक्यूसीआर अपॉइंट होना चाहिए। आप अपॉइंट मत करना, बट हां आपके एंगेजमेंट पे अपॉइंट होना चाहिए। सेकंड, सिग्निफिकेंट मैटर्स के रिगार्डिंग डिस्कस करोगे। थर्ड, आप भैया रिपोर्ट को साइन करके नहीं चलोगे अंटिल इक्यूसीआर कंप्लीटेड, ये आपको ध्यान रखना है। मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग काफी इजी है, इसको जस्ट आप एक बार रीड कर लेना। डॉक्यूमेंटेशन वही जो आप प्रोसीजर परफॉर्म करके आ रहे हो ना ऊपर, वही सारी चीज आप डॉक्यूमेंट करोगे। जैसे रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट का आप इश्यूज जो भी आइडेंटिफाइड हुए उसको डॉक्यूमेंट करना। फिर इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो भी कंक्लूजन उसको डॉक्यूमेंट करना। फिर जो भी आपने कंक्लूजन रीच हुए रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस उसको डॉक्यूमेंट करना। जो भी कंसल्टेशन आपने लिए उसके रिगार्डिंग आपको नेचर, स्कोप एंड कंक्लूजन भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ये पूरा आपका SQ7 था। अब हम आगे चलते हैं SA 200। SA 200 के अंदर कोई भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। अब आता है हमारा SA 210। आपको प्री कंडीशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी का रिलेवेंस आपका SRS के अंदर भी आ जाता है, SRE के अंदर भी आ जाता है। प्री कंडीशन से जैसे ही पॉइंट्स बनते हैं। प्री कंडीशन क्या होगा? देखो, FRF जो भी है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। साथ साथ मैनेजमेंट से हम एक एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे। मैनेजमेंट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जब मैं बात करता हूं सर यहाँ पे कंपाइलेशन एंगेजमेंट का, या फिर मैं यहाँ पे बात करता हूं हमारा SRE का, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वर्डिंग चेंज करनी है। बाकी सारी यही चीजें होती है, ठीक है सर। आप ऑडिटर को प्रोवाइड करोगे ऑल द इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड
एक्सेस। सर एक बात बताओ, अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट ही नहीं होगी तो उस केस के अंदर भैया आप एक्सेप्ट ही मत करना। अब आते इसी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो केस स्टडी बन सकती है। क्या सर? देखो, अगर एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल है, अगर एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल है, बट फिर भी क्या कर सकते हैं, लॉ एंड रेगुलेशन ने वही एफआरएफ को प्रिस्क्राइब किया है, तो सर अब क्या करें? देखो ऑडिटर, अगर आप वो एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? कि आप मैनेजमेंट से बोलो, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडिशनल डिस्क्लोजर दो। मैनेजमेंट एग्री टू प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है सर। इसके अलावा ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर भैया ऑडिटर आपको क्या करना पड़ेगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिए वो उसी का रेफरेंस आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दोगे। सर रेफरेंस कहां पे दे सकते हैं? अरे यार ईओएम पैराग्राफ के अंदर आएगा ना, क्योंकि ईओएम पैराग्राफ के अंदर क्या आता है, मैटर प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट कर दिया मैनेजमेंट ने, उसी का रेफरेंस आप ईओएम पैराग्राफ के अंदर दे दोगे। साथ साथ कभी भी आप प्रेजेंट फेयरली और गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऐसे वर्डिंग्स को यूज मत करना अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ एंड रेगुलेशन। ये सारी दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है तो आप एक काम करो, उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हो। सर अगर कोई लिमिटेशन इंपोज हो गई तो उस केस के अंदर भैया एक्सेप्ट करके मत चलना। सर एक्सेप्ट करने के बाद कोई लिमिटेशन इंपोज हुई वो हम आगे देख के चलेंगे। ठीक है सर। फिर आता है हमारा एसए 230। ध्यान रखना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ना, आपको टाइमली प्रिपेयर करना पड़ता है। सर ये तो 60 डेज में होना चाहिए था ना, नहीं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको टाइमली प्रिपेयर करना पड़ता है टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ध्यान से सुनो, जब आप ऑडिट रिपोर्ट साइन करोगे उस तक आपके सारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर हो जानी चाहिए। बट जब मैं बात करता हूं 60 डेज वाली, वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की नहीं होती, वो होती है आपकी ऑडिट फाइल की, ऑडिट फाइल की या फिर डॉक्यूमेंटेशन फाइल की। उसके अंदर क्या होता है सर, जितने भी हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन उसको कंपाइल करते हैं वो आप ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के 60 डेज के तक कर सकते हो। बट जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके टाइमली प्रिपेयर होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। असेंबली कब तक कर सकते हो सर? विद इन 60 डेज, वो सब हम कंसीडर कर चुके हैं। 7 ईयर्स तक आपको रिटेन करना पड़ेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है, ये आपका किसी भी दूसरे एससीएस के साथ लिंक हो सकते हैं। क्या सर? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी किसकी है सर? ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। यहां पे आपका एसक्यूसी 1 का आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, एसए 230 का भी आपको रेफरेंस देके चलना पड़ेगा। इसके अलावा सर ऑडिटर की खुद की मर्जी होगी। ध्यान से सुनो, ऑडिटर में एट हिज डिस्क्रिशन वो प्रोवाइड करा सकता है अपनी थर्ड पार्टी को या फिर क्लाइंट को, आप अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करा सकते हो, ऑडिटर का डिस्क्रिप्शन होगा। बट साथ साथ उसको ये भी चेक करना है डिस्क्लोजर डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म। बट सर अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी या कोई इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो वहां पे ऑडिटर भैया अब आप डिस्क्रिप्शन पे नहीं आओगे, अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी टू प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ द वर्किंग पेपर टू द रेगुलेटर। बट आप एक काम करना, क्लाइंट को एक बार इन्फॉर्म कर देना, उसके बाद आप एक काम करो, उसी के रिगार्डिंग आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा रेगुलेटरी अथॉरिटी को वो सारे वर्किंग पेपर्स। ठीक है सर। इसको आप क्लोज 1 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल से लिंक कर सकते हो जो हमारे कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता है। अब इसी के रिगार्डिंग 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सर अगर कोई मेन ऑडिटर है वो ब्रांच ऑडिटर के वर्किंग पेपर को एक्सेस करना चाहता है, हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। सर मैं एज ए स्टैट ऑडिटर हूं, मैं इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट का रेफर कर रहा हूं, तो क्या मैं उसके वर्किंग पेपर ले सकता हूं? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। बट 2 एक्सेप्शन है, ये हम आगे वाले एसएस के अंदर भी देखेंगे, बट मैंने यहां पे लिखा हुआ है। देखो अगर आप इंटरनल ऑडिटर को यूज कर रहे हो डायरेक्ट असिस्टेंस में, ध्यान से सुनो, एसए 620 के अंदर हम देखते हैं, सॉरी 610 के अंदर देखते हैं, इंटरनल ऑडिटर को आप डायरेक्ट असिस्टेंस में भी यूज कर सकते हो टू प्रोवाइड एज ए डायरेक्ट असिस्टेंस, साथ में इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट भी यूज कर सकते हो। 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप डायरेक्ट असिस्टेंस में यूज कर रहे हो उसको, तो जो भी वो वर्क परफॉर्म करेगा आपके कहने पे वो आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनेगा। इट मींस उसके वर्किंग पेपर पे एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर आपका राइट होता है। सेकंड सर, अगर मैं ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज कर रहा हूं, अगर मैं ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज कर रहा हूं, जो एक्सपर्ट है वो मेरे एंगेजमेंट टीम का पार्ट है, तो उस केस के अंदर ध्यान से सुनो, अगर एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं है तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मेरा कोई राइट नहीं है। अगर वो एंगेजमेंट टीम का पार्ट है तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भैया मेरी ही पार्ट बन जाएगा, मेरे वर्किंग पेपर का पार्ट बन जाएगा। ठीक है सर। जब मैं बात करता हूं एसए 240, ये हमारे लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। बट फिर भी अगर कोई, ध्यान से सुनो, अगर कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, अगर कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है जहां पे बोला जाता है फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, या फिर आपका कोई आपने फिक्टिशियस जर्नल एंट्री पास करी है, तो आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन आएगा। एसए 240 क्या कहता है, उसका बेसिक 1 या 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। कौन सा फ्रॉड
या फ्रॉड रिस्क फैक्टर आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जैसे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है, या फिर मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल है। जैसे 50 से जनरल एंट्री हुई तो उसका क्या होगा, मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। ठीक है सर, ये आपको बता के आना पड़ेगा कौन सा फ्रॉड है। अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर की बात हो रही है तो उसके रिगार्डिंग आपको बताना पड़ेगा ये अपॉर्चुनिटी है, इंसेंटिव है, वो सारी चीज आपको इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है सर, इसके अलावा आपको ये तीन चीज हमेशा लिख के आनी पड़ेगी। एक तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, जहां पे ऑडिटर की एबिलिटी के ऊपर डाउट होता है ताकि वो कंटिन्यू कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उस केस के अंदर हम विड्रॉ करते हैं, वो वाला पॉइंट आपको पूरा एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। क्लोज 11 कारो 2020 जहां पे हम फ्रॉड की रिपोर्टिंग करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 के रिगार्डिंग आपको एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा वो कहते क्या है। इस केस स्टडी से लिंक करो चाहे मत करो, बट वो पर्टिकुलर क्लोज क्या कहता है, वो पर्टिकुलर सेक्शन क्या कहता है, आपको वो एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए जब भी कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो। अदरवाइज आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसका रेफरेंस देकर चलना। ठीक है सर, अब इसी के रिगार्डिंग रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट क्या, तो वो सारा बेसिक है। देखो आप प्री अज्यूम करके चलते हो कि देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये आपको प्री अज्यूमशन है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है सर, इसके अलावा जब हम बात कर रहे थे सर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस की, चाहे सॉरी ये रहा एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस की, देखो चाहे मिसस्टेटमेंट आपका मटेरियल हो चाहे नहीं हो, मिसस्टेटमेंट चाहे मटेरियल हो चाहे नहीं हो, हमें कोई मतलब नहीं है, बट ऑडिटर को लगता है कि यहां पे अगर ऑडिटर की एबिलिटी के ऊपर डाउट क्रिएट हो रहा है तो अपनी प्रोफेशनल लीगल रिस्पांसिबिलिटी को डिटरमाइन करेगा। अगर ऑडिटर को लगता है विड्रॉ एप्रोप्रिएट है तो विड्रॉ करके चलेगा और साथ साथ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म करेगा, और कोई प्रोफेशनल लीगल रिक्वायरमेंट है तो उसके रिगार्डिंग में वो रिपोर्टिंग करके चलेगा। ये आपका एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस की बात थी। इसी के अंदर एक और पॉइंट है, एमसीक्यू बन सकता है सर अगर ऑडिटर को डाउट हो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी ऑफ द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। देखो अभी तक आपको सिर्फ डाउट है, डाउट पे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते ओपिनियन को। डाउट पे क्या कर सकते हैं सर, हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके उसको कंक्लूड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ऑप्शन और कोई गिवन नहीं है तो ऑब्टेन लीगल एडवाइस भी कर सकते हो, आप लीगल एडवाइस भी ऑब्टेन कर सकते हो। तो ध्यान रखना ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। मॉडिफाई नहीं करेंगे, विड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ डाउट है। ओके सर, जब मैं बात करता हूं एसए 250 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान से सुनो मेरी बात। जब हम एसए 250 की बात करते हैं तो एक तो आपकी इनहेरेंट लिमिटेशन होती है क्योंकि देयर आर सो मेनी लॉ एंड रेगुलेशन जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इंपैक्ट नहीं हो सकता। सेकंड, आपकी लीगल डिटर्मिनेशन नहीं है, ठीक है सर, वो कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा। थर्ड, आपका यहां पे डिजाइन टू कंसील इट होता है लॉ एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस, तो इसलिए आपकी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है। प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है सर, मैनेजमेंट और ओवरसाइट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, नॉन कंप्लायंस हो या ना हो उसके रिगार्डिंग आपको प्रिवेंट करना है, डिटेक्ट करना है। ऑडिटर क्या करेगा, देखो ऑडिटर के रिगार्डिंग ऑडिटर देखेगा, दो टाइप के होते हैं आपके लॉ एंड रेगुलेशन। एक जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, डायरेक्ट इफेक्ट कैसे आ रहा है सर, अमाउंट और डिस्क्लोजर के थ्रू डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है तो आपको उसके रिगार्डिंग प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। सेकंड, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, डज नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट, इट मींस एक टाइप से इनडायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है, जैसे आपका फाइन्स पेनल्टी हो गया, तो उस केस में क्या प्रोसीजर होगा, दोनों को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अब आप खुद बताओ, आप किसी एंटिटी के अंदर गए तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट वहां पे देखोगे कौन सा डायरेक्ट इफेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट इफेक्ट है, नहीं, सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग लोगे इस एंटिटी के ऊपर कौन कौन से लॉ एंड रेगुलेशन लगते हैं। ठीक है सर, आपने अंडरस्टैंडिंग ली एंटिटी की, उसके एनवायरमेंट की, कि कौन कौन से लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसके ऊपर लगते हैं और एंटिटी उसको कंप्लाई कैसे कर रही है, आपने इस चीज की अंडरस्टैंडिंग ली। अब आपको पता लग गया यार कौन सा डायरेक्ट इफेक्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, किसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता। अब जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है उसके रिगार्डिंग तो आपको क्या करना है सर, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। ध्यान से सुनो, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है उसके रिगार्डिंग तो आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे कि उन सारे लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ। बट जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है उसके रिगार्डिंग हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऐसा ऑब्टेन नहीं करना। हमें सिर्फ क्या देखना है सर, यहाँ पे आइडेंटिफाई द इंस्टेंस ऑफ द नॉन कंप्लायंस। सिर्फ मुझे ये पता करना है कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस तो नहीं हुआ, हमें कंप्लायंस के रिगार्डिंग जाना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंग चेक करना है। कैसे कर सकते हैं सर, इंक्वायरी कर सकते हो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से। सेकंड, इंस्पेक्ट कर सकते हो कोरेस्पोंडेंस विद द रिलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी से। ये दोनों चीजों करके आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंग। साथ साथ हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लेते हैं मैनेजमेंट से। ठीक है सर, इंडिकेटर विंडिकेटर सब इजी है। जब हम बात करते हैं सर, अगर आपको इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस का पता लगा तो उसके नेचर ऑफ एक्ट देखो क्या है, नेचर क्या है, सर्कमस्टेंसेस किस सर्कमस्टेंसेस में वो अकर हुआ, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, मैं मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से ऑब्टेन करूंगा इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर नॉन कंप्लायंस के रिस्पेक्ट में, सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस के रिस्पेक्ट में। अगर मैनेजमेंट वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती और मुझे लगता है कि वो मटेरियल है, नॉन कंप्लायंस मटेरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, देन आपको
ऑब्टेन करना पड़ेगा लीगल एडवाइसेस। सेकंड लीगल एडवाइस आ रही है यहाँ पे, देखो फर्स्ट कहां पे है, जब मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट क्रिएट हो रहा है, जब आप ऑब्टेन करोगे लीगल एडवाइस। सेकंड, जब आपको लगता है नॉन कंप्लायंस मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और मैनेजमेंट आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही, तो उस केस के अंदर आप ऑब्टेन करके चलोगे लीगल एडवाइस। अब एक एमसीक्यू पॉइंट बन सकता है और केस स्टडी बन सकती है। देखो अगर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी कोई रेमेडियल एक्शन नहीं लेते, आपको पता है ये नॉन कंप्लायंस हुआ, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी कोई भी रेमेडियल एक्शन नहीं लेते और ऑडिटर को लगता था कि आपको एक्शन लेना चाहिए, ऑडिटर को लगता था यार तुम एक्शन लो, बट मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी एक्शन नहीं ले रहे, ऑडिटर को अब शक होगा मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट कहीं तुम खुद तो इन्वॉल्व नहीं, इसीलिए उस केस के अंदर आप विड्रॉ भी कर सकते हो। बट सर विड्रॉ कब कंसीडर करेंगे, आप इसके रिगार्डिंग भी क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो लीगल एडवाइस। ध्यान से सुनो, आप कंसीडर कर सकते हो विड्रॉल आपके लिए पॉसिबल है तो आप विड्रॉ पॉसिबल है तो आप विड्रॉ करके भी चल सकते हो, बट उसके रिगार्डिंग आप ऑब्टेन कर सकते हो लीगल एडवाइस कि विड्रॉ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट सर अगर मैं विड्रॉ नहीं कर पा रहा, उस केस के अंदर कोई रीजन होगा आपका, तो वो आप ओएम पैराग्राफ के अंदर भी डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर आप विड्रॉ करके नहीं चल रहे तो क्या नॉन कंप्लायंस था, उसके रिगार्डिंग आप अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर भी डिस्क्लोज कर सकते हो। ध्यान से सुनो, यहां पे भी लिखा हुआ है चाहे मटेरियल हो चाहे नॉन मटेरियल हो, चाहे आपका नॉन कंप्लायंस मटेरियल हो चाहे नॉन मटेरियल हो, अगर मैनेजमेंट को ठीक करना चाहिए था और मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रही, उस केस के अंदर आप ये सारी चीज कंसीडर कर सकते हो। अब जब रिपोर्टिंग की बात आएगी तो सर टीसीडब्ल्यूजी की रिपोर्ट करेंगे तो ध्यान से सुनो, इनकॉन्सिक्वेंशियल मैटर को तो हम रिपोर्ट करेंगे ही नहीं टीसीडब्ल्यूजी को, छोटे मोटे मैटर को हम टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट नहीं करते, और बड़े जितने मैटर होंगे हम फटाफट कम्युनिकेट करते चलेंगे, एज सून एज पॉसिबल कम्युनिकेट करेंगे। जब मैं बात करता हूं सर अगर कोई मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी खुद इन्वॉल्व है नॉन कंप्लायंस के अंदर, तो उसके हायर लेवल अथॉरिटीज को आप क्या करोगे, इन्फॉर्म करके चलोगे। बट सर अगर कोई हायर लेवल अथॉरिटी नहीं है तो उस केस के अंदर आप ऑब्टेन करोगे लीगल एडवाइस। ये आपका थर्ड पार्ट है ऑब्टेन लीगल एडवाइस के रिस्पेक्ट में। तो ठीक है सर, अब आता है सर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रिपोर्टिंग कैसे होगी। अगर आपने कंक्लूड कर दिया नॉन कंप्लायंस है, आपको पता है मटेरियल भी है, आपको पता है परवेजिव है या नहीं है, तो उस केस के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दिए नहीं दिए। अगर मैनेजमेंट एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दे देता है कि भाई हमसे नॉन कंप्लायंस हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दे दिए, तो यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बन गए, उस केस के अंदर तो हमारा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा। बट अगर आपका कोई नॉन कंप्लायंस था, मटेरियल इफेक्ट था और मैनेजमेंट ने उसके रिगार्डिंग कोई डिस्क्लोजर भी नहीं दिया, उस केस के अंदर आपका क्वालिफाइड और एडवर्स इंपैक्ट आ सकता है, डिपेंड अपॉन द परवेसिवनेस। अगर सर मैनेजमेंट ही मना कर देती ऑडिटर को ऑब्टेन करने से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उस केस के अंदर आप क्वालिफाइड या डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन भी इशू करके चल सकते हो। इसके अलावा ध्यान से सुनो, SA 250 को आप SA 570 के साथ भी लिंक कर सकते हो, डिपेंड अपॉन द केस स्टडी। आप केस स्टडी को रीड करना और वहां पे देखना कि गोइंग कंसर्न का तो इफेक्ट नहीं आ रहा उस नॉन कंप्लायंस की वजह से, अगर उसका इंपैक्ट आ रहा है तो आपको SA 570 का भी रेफरेंस देके आना पड़ेगा। ऐसा एक क्वेश्चन भी था जो मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, 50 ट्रिकी पॉइंट्स के अंदर भी कवर्ड है, 50 ट्रिकी क्वेश्चंस के अंदर भी कवर्ड है। अब आता है SA 260, टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करेंगे। ऐसे 260 के अंदर ध्यान से सुनो, 3.5 मैटर कम्युनिकेट करते हैं। कितने मैटर? 3.5 मैटर। कौन कौन से? सबसे पहला आप ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो कम्युनिकेट करोगे कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना, वो बेसिक आप एक्सप्रेस करोगे। सेकंड आता है आपका प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट के रिगार्डिंग आप कम्युनिकेट करोगे। थर्ड आता है आपका सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स के अंदर ये जो सारे पॉइंट्स है एक बार आप इसको जरूर रीड कर लेना कि सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसके रिगार्डिंग आप कम्युनिकेट करोगे। सॉरी, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, उसके रिगार्डिंग आप कम्युनिकेट करोगे। कोई डिफिकल्टीज अराइव हुई है उसके रिगार्डिंग आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व नहीं है मैनेजिंग एंटिटी के अंदर, तो जो आपके सिग्निफिकेंट मैटर जो आपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करे, जो आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से मांग रहे हो, वो भी आप कम्युनिकेट करोगे किसके साथ? टीसीडब्ल्यूजी के साथ। ये आपके 3 मैटर हो गए। फोर्थ मैटर क्या होगा सर आपका? यहाँ पे एडिशनल आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। फोर्थ नहीं होगा, ये आपका 3.5 मैटर होगा। 0.5 क्यों? क्योंकि ये हमेशा आपको कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता, ओनली इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। ध्यान से सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। एक तो आप उनको बताओगे, कम्युनिकेट करो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट किससे? मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से। तो आप उनको बताओगे, सुनो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, हमारी एक स्टेटमेंट दूंगा मैं कि हमने एथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस किया है। मैंने, एंगेजमेंट टीम ने, हमारी फर्म ने, हमारी नेटवर्क फर्म ने, सबने एथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस किया रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। हम, हमारा रिलेशनशिप कैसा है आपकी एंगेजमेंट के साथ, आपकी फर्म के साथ, आपकी कंपनी के साथ, उसके रिगार्डिंग आप इन्फॉर्म करोगे। ऑल द रिलेशनशिप और अदर मैटर बिटवीन द फर्म, नेटवर्क फर्म, एंटिटी दैट बियर ऑन द इंडिपेंडेंस। साथ साथ कितनी फी आप चार्ज कर रहे हो,
आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट की, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट की कोई और अदर असाइनमेंट है जो आपकी नेटवर्क फर्म दे रही है या फिर आपकी फर्म दे रही है, तो उस टोटल फी आप कितनी चार्ज करें उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म करोगे। साथ साथ क्या क्या सेफगार्ड आपने लगाए हैं, जो आप आइडेंटिफाई करा आपने थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके रिगार्डिंग क्या सेफगार्ड आपने लगाए हैं, ये सारी चीज आप कम्युनिकेट करके चलोगे। ये आपके 3.5 मैटर होते हैं जो हम टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करते हैं। अब इसी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, ये भी आप टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करते हो। आना तो नहीं चाहिए बट डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज कब कब हो सकती है, देखो मैनेजमेंट आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही हो, ये केस हो सकता है। सेकंड, अनरीजनेबल ब्रीफ टाइम के अंदर मैनेजमेंट बोल रही है ऑडिट को कंप्लीट करो, वो पॉसिबल नहीं होता, उस केस के अंदर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। मैनेजमेंट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रही है, उस केस के अंदर कर सकते हो। अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है, उस केस के अंदर आपके सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज अराइज होती है, उस केस के अंदर आप टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट कर सकते हो। या फिर मैनेजमेंट असेसमेंट ही नहीं कर रही, गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग हमने ऐसे 570 के अंदर असेसमेंट देखा था, मैनेजमेंट वो असेसमेंट ही परफॉर्म नहीं कर रही, उस केस के अंदर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। सर जब मैं बात करूं इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट की, ध्यान रखना ये आपको रिटर्न में कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, आप ओरली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। बाकी सारी चीजें आप ओरली करोगे तो एक बार फिर भी चल जाएगा, बट आपको ये वाला चीज तो आपको रिटर्न में ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ये एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है सर। इसके अलावा सर अगर इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन एडिक्वेट ही नहीं है, हमें पता लगा टू वे कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं वो एडिक्वेट नहीं है, हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हो रहा है या टू वे कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रही, उस केस के अंदर आप इवेल्युएट करोगे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, एबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और उसके रिगार्डिंग आप एप्रोप्रिएट एक्शन लेके चलोगे। ये भी आपका एमसीक्यू आ सकता है, एक बार जस्ट इसको आप रीड कर लेना। 265 के रिगार्डिंग आप छोड़ सकते हो, बट यहां पे आपका इंपॉर्टेंट क्या है, एमसीक्यू बन सकता है। देखो अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी पता लगा इंटरनल कंट्रोल की, तो आपको कब कम्युनिकेट करना है, लिस्टेड एंटिटी केस के अंदर बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कम्युनिकेट करोगे, और अदर एंटिटीज के अंदर बिफोर द डेट ऑफ असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। देखो जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल हो रहा है उस डेट तक आप लिस्टेड एंटिटी के अंदर डेफिशिएंसी कम्युनिकेट कर सकते हो। सेकंड, अदर एंटिटीज के अंदर आप असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल तक आप वहां पे कम्युनिकेट कर सकते हो। बट सर किससे कम्युनिकेट करें, तो वो आपको देखना पड़ेगा डेफिशिएंसी आपकी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नॉन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। अगर आपकी नॉन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो आप सिर्फ एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करोगे, बट अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो आपको मैनेजमेंट के साथ साथ टीसीडब्ल्यूजी से भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, टीसीडब्ल्यूजी से भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अदर देन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि टीसीडब्ल्यूजी से हम छोटे मोटे मैटर कम्युनिकेट नहीं करते। इसके अलावा ध्यान से सुन लेना एक बात, अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है आप हमेशा टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करोगे, चाहे पहले आप कम्युनिकेट कर चुके चाहे नहीं करा, आप हमेशा कम्युनिकेट करोगे। सर अगर मैं पिछले साल ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुका उस डेफिशिएंसी के बारे में जो सिग्निफिकेंट है, अब इस ईयर भी वो डेफिशिएंसी है, तो क्या मुझे वापस कम्युनिकेट करना पड़ेगा? यस, अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो वापस आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, बट आप प्रीवियस ईयर का जो आपने कम्युनिकेशन की थी टीसीडब्ल्यूजी का, उसी का रेफरेंस दे सकते हो, बट आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। रेफरेंस दे सकते हो, वो भी चल जाएगा। अदर देन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को अगर एक दो बार आप पहले ही कम्युनिकेट कर चुके हैं तो वापस कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आता है आपका एसए 299 जो आपका इंपोर्टेंट बन सकता है सितंबर 25 के लिए। जब मैं बात करता हूं आपका एसए 299, तो सर हम एक ही ऑडिट एंगेजमेंट लेटर लेंगे। ओके सर, हमारा कॉमन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर होगा, कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर होगा। वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट को जितने भी जॉइंट ऑडिटर है सब साइन करेंगे, साथ साथ कम्युनिकेट करेंगे टीसीडब्ल्यूजी को। और रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट नीड टू बी कंसीडर असेस बाय द ईच जॉइंट ऑडिटर, सब अपने अपने एरिया का रिस्क खुद ही आइडेंटिफाई करेंगे। अब इसके अंदर है ना एक गलती करते हैं स्टूडेंट, क्या गलती करते हैं, देखो आपसे ना क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि यार जॉइंटली कब कब रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो पूछा जाता है। उसी के अंदर एक पॉइंट दे देते हैं रिपोर्टिंग का, तो आप है ना कई बार एक ही पॉइंट लिख के आते हो, या तो जॉइंटली कहां कहां पे रिस्पॉन्सिबल होंगे आप वो सारे पॉइंट लिख देते हो, बट आप रिपोर्टिंग के बारे में नहीं लिख के आते। तो आपको देखना है, क्वेश्चन को रीड करो कि पर्टिकुलर किस किस मैटर के बारे में बोला है, उसको अंडरलाइन करो, सर्किल करो। इस मैटर के बारे में बोला है तो इसके रिगार्डिंग आप कहां कहां पे जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सारे पॉइंट लिखोगे। फिर सेकंड, रिपोर्टिंग के बारे में बात करिए तो रिपोर्टिंग के सारे पॉइंट आपको मेंशन करके आने पड़ेंगे, सो दैट आप जहां पे आप मार्क्स गेन कर सकते थे वहां पे आप मार्क्स छोड़ के मत आना। ये चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, एक एक पॉइंट को आपको देखना है किस किस मैटर के रिगार्डिंग बात करिए, उस मैटर के रिगार्डिंग आपको कम्युनिकेट करके चलना पड़ेगा। अब इसी के अंदर है ना एक और पॉइंट है जहां पे आपकी केस स्टडी बन सकती है। जैसे आपका एबीसी 3 जॉइंट ऑडिटर थे, तीनों का एक कॉमन एरिया था। कॉमन एरिया कौन सा था, मान के चलो इन्वेंट्री आपका कॉमन एरिया था,
जिसके रिगार्डिंग डिसीजन सारे जॉइंट ऑडिटर ने मिलकर लिया था, डिसीजन टेकन बाय द ऑल जॉइंट ऑडिटर इन्वेंटरी एस्पेक्ट में। बट इन्होंने डिसाइड करा एबीसी 3 जॉइंट ऑडिटर हो, ए को बोला भैया तू 2 लोकेशन पे जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करके आएगा, बी तू भी 2 लोकेशन पे जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करके आएगा, सी तू 1 लोकेशन पे जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करके आएगा। अब ये तो फिजिकल वेरिफिकेशन कराए, अब ये फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करके आया तो ध्यान से सुनो, हाँ डिसीजन जो लिया उसके लिए पूरे सारे जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होंगे, बट जो यहां पे ये फिजिकल वेरिफिकेशन करके नहीं आया इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सी ही रिस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना, प्रॉपर एग्जीक्यूशन फॉर दोस प्रोसीजर इज इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना कि कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस केस के अंदर भैया सी आप गिल्टी हो जाओगे, ना कि ए और बी गिल्टी होगा। तो ये पॉइंट आपका केस स्टडी बन सकता है, आपको ध्यान रखना, ये लाइन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ दोस प्रोसीजर इज इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर रिपोर्टिंग की रिगार्डिंग बात होगी तो कॉमन ऑडिट रिपोर्ट आप इशू करोगे अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या किसी और मैटर के रिगार्डिंग आपका डिफरेंस आ रहा है, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू करोगे। यू आर नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द मेजॉरिटी। साथ साथ अगर आप सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हो तो दोनों की ऑडिट रिपोर्ट में एक दूसरी रिपोर्ट का रेफरेंस होना चाहिए अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर। ये पूरा क्या था सर, हमारा एसे 200 था। इसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू पॉइंट है जो हम रीड कर लेते हैं। देखो, अगर कोई एंगेजमेंट टीम नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर एंगेजमेंट टीम से कंसल्ट कर सकते हो ड्यूरिंग द प्लानिंग, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कंप्लीट एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन शुड बी मेंटेन ऑन इश्यूज इन्वॉल्व्ड एंड रिजल्ट ऑफ कंसल्टेशन। कंसल्टेशन के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, हम डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर मेंटेन करके चलते हैं। पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपकी इनहेरेंट लिमिटेशंस नहीं होती, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्री अज्यूम हाई रिस्क एरिया कौन सा होगा सर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, हमने ऑलरेडी कंसीडर करा था। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में हम रिस्क ऑफ फ्रॉड कंसीडर करके प्री अज्यूम करके चलते हैं। अनलेस सिंपल रेवेन्यू मॉडल, वो भी आप कंसीडर करके चलना। अगर ड्यूरिंग द एंगेजमेंट मैनेजमेंट इंपोज लिमिटेशन ऑन द स्कोप विच रिजल्ट टू क्वालिफाई और डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन, मैनेजमेंट ने ड्यूरिंग द एंगेजमेंट आपके ऊपर लिमिटेशन इंपोज करा, और ध्यान से सुनो यहां पे क्या लिखा है, टीसीडब्ल्यूजी भी मैनेजिंग एंटिटी है। देखो, अगर टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट एंटिटी नहीं होती, मैनेजिंग एंटिटी नहीं होती, तो हम क्या करते, मैनेजमेंट ने लिमिटेशन इंपोज करी, मैनेजमेंट उसको रिमूव नहीं करी, हम टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करते, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की कोशिश करते। बट यहां पे टीसीडब्ल्यूजी ऑलरेडी मैनेजिंग एंटिटी है, तो क्या वापस कम्युनिकेट करेंगे, नहीं करेंगे। इस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, फिर उसके रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। तो यहां पे क्या आएगा सर, परफॉर्म करोगे अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर ओनली, आप यहां पे वापस कम्युनिकेट करके नहीं चलोगे। ओके सर, अब ये 2-3 पॉइंट है जो आपके फ्रॉड रिस्क फैक्टर से हैं। अगर कोई सिग्निफिकेंट बोनस ग्रांट कर रहे हैं, इफ अनरियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट मेट, देखो अगर कोई मैनेजमेंट ऐसे बोलते हैं कि हमारा ये वाला प्रॉफिट टारगेट मेट हो जाता है तो हम आपको इतना ज्यादा बोनस देंगे, वो भी आपका सिग्निफिकेंट बोनस है, उस केस के अंदर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के ऊपर मैनेजमेंट इंसेंटिव क्रिएट कर रही है टू कमिट फ्रॉड। एक इंसेंटिव क्या हो गया सर आपके यहाँ पे, फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो गया। सेकंड सर, अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट इफेक्टिव ही नहीं है, उस केस के अंदर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के ऊपर अपॉर्चुनिटी हो जाती है, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है वो कमिट कर सके फ्रॉड, तो ये भी आपका क्या हुआ, फ्रॉड रिस्क फैक्टर। टू मीट एक्सपेक्टेशन ऑफ द थर्ड पार्टी, देखो थर्ड पार्टी की एक्सपेक्टेशन को मीट करना है, क्यों, क्योंकि आपको एडिशनल फाइनेंसिंग चाहिए, तो कहने के आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, तो आपका प्रेशर क्या है सर यहाँ पे, फ्रॉड रिस्क फैक्टर। अब आते हैं एक और पॉइंट, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ओनरशिप ऑफ एंटिटी हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन कंसीडरेशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। देखो, फ्रॉड रिस्क फैक्टर बेसिकली आपका डिपेंड करेगा आपकी एंटिटी कितनी बड़ी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करता है फ्रॉड रिस्क फैक्टर में, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ओनरशिप, ये आपको पॉइंट कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अब आता है हमारा एसे 300 जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एसे 315 भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 320 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब 320 के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से, या तो आपके बेंचमार्क के बारे में पूछेगा, बेंचमार्क के जो जो फैक्टर्स होते हैं आपको वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे रिवीजन ऑफ मेटेरियलिटी का पूछ सकता है। ध्यान से सुनो, जब बेंचमार्क के बारे में पूछता है तो बेंचमार्क के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेचर ऑफ एंटिटी है, ओनरशिप स्ट्रक्चर है, वोलेटिलिटी है, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। सेकंड, रिवीजन ऑफ मेटेरियलिटी का क्वेश्चन आ सकता है। रिवीजन ऑफ मेटेरियलिटी का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 2 पॉइंट हमेशा लिख के आने पड़ेंगे। ऊपर इंट्रोडक्शन तो लिखोगे बट ये 2 पॉइंट हमेशा आनी चाहिए। कौन कौन से, इन द इवेंट ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली, इन द इवेंट ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑडिट,
दैट कोज द ऑडिटर टू डिटरमाइन डिफरेंट अमाउंट इनिशियली। जो ऑडिटर को डिफरेंट अमाउंट, अगर उसको पहले इंफॉर्मेशन पता लग जाती तो डिफरेंट अमाउंट लेता मेटेरियलिटी की। अगर ऐसा लगता है तो उसके अंदर वो रिवीजन जरूरी है। यहां पे चाहे आपका इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिफरेंट अमाउंट इनिशियली लिखा हुआ है, ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सेकंड, अगर आपके ध्यान से सुनो, लोअर मेटेरियलिटी है, कंक्लूड करा आपने लोअर मेटेरियलिटी, ओरिजिनल मेटेरियलिटी से कम मेटेरियलिटी आप कंक्लूड कर रहे हो, ध्यान से सुनो, ज्यादा नहीं, कम मेटेरियलिटी आप कंक्लूड कर रहे हो, उस केस के अंदर आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा वेदर इट इज नेसेसरी टू रिवाइज द परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी, कि हमें परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी को रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। साथ साथ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को भी आप कंसीडर करके चलोगे। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से आने चाहिए। अब इसी के अंदर एक और क्वेश्चन बन सकता है बेंचमार्क के साथ साथ, आपसे दो केस दे दे, उससे पूछे आप इसके ऊपर क्या बेंचमार्क रखोगे। तो आपको मैं बेसिक बता देता हूं। देखो, अगर आपका रेगुलर प्रॉफिट हुआ तो रेगुलर प्रॉफिट हुआ तो आप पीबीटी लोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आप अपना बेंचमार्क लेके चलोगे। अगर सर प्रॉफिट अनस्टेबल है तो उस केस के अंदर आपको ग्रोस प्रॉफिट या रेवेन्यू लेके चलना है। ध्यान से सुनो, ग्रोस प्रॉफिट या रेवेन्यू लेके चलना है। अगर डेट बेस्ड कंपनी है, अगर वो डेट के ऊपर ज्यादा फोकस में है, तो उस केस के अंदर आप एसेट्स और क्लेम ऑन देम, ध्यान से सुनो, एसेट्स एंड क्लेम ऑन देम, ये आपको बेंचमार्क लेके चलना है। देखो, बेंचमार्क कुछ और भी ले सकते हो, बट आपका आईसीआई से मैच करना चाहिए, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये तीन केसेस में से अगर कोई भी केसेस आता है तो उसके रिगार्डिंग बेंचमार्क आपका यही होना चाहिए। अब आता है ऐसे 330 जो भी हमारे लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, बट यहां पे आपके एमसीक्यू पॉइंट्स है। देखो, अगर जब भी आप रिवाइज करोगे मेटेरियलिटी तो आपको देखना पड़ेगा स्ट्रेटेजी और प्लान को भी रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है नहीं है, आपको वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। ओके सर। सर अगर हमारी ओवरऑल मेटेरियलिटी 10 लाख है और हमारी दो मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई, 6 लाख और 5 लाख, 6 लाख और 5 लाख इंडिविजुअली देखे तो आपका 10 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा, तो इट मींस ये हमारे इमेटीरियल मिसस्टेटमेंट है, बट क्यूमुलेटिव तो एक्सीड कर सकता है ना। यस सर। उसी के रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट ऑल आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट टू द एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इन अ टाइमली मैनर में आपको मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करना पड़ता है। देन मैनेजमेंट कैन असेस द फाइंडिंग एंड कंफर्म अबाउट द मिसस्टेटमेंट। इफ मैनेजमेंट एग्री, रिक्वेस्ट टू मेक नेसेसरी करेक्शन, ये आपका ऐसे 450 के अंदर भी कंसीडर करते हैं। ओके सर। अगर सर अप्रोच टू सिग्निफिकेंट रिस्क कंसीडर ओनली सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सिग्निफिकेंट रिस्क के रिस्पेक्ट में ओनली आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर को कंसीडर करके चल रहे हो, तो उसके अंदर आपका टेस्ट ऑफ डिटेल कवर होगा। आपका एनालिटिकल प्रोसीजर से पहले टेस्ट ऑफ डिटेल कवर होगा, क्योंकि यहां पे आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजर सिग्निफिकेंट रिस्क के रिस्पेक्ट में है। अब 402 के रिस्पेक्ट में मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो वापस इस पे कम्युनिकेट नहीं करते। फिर भी आपसे एमसीक्यू पॉइंट पूछ सकते हैं सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में। देखो, अगर सर्विस ऑडिटर की जो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट है उसके अंदर सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बारे में गिवन है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव मेथड। अगर उसके बारे में गिवन नहीं है, एक्सक्लूड करा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्व आउट मेथड। ये आपको ध्यान रखना है। जब मैं बात करता हूं 450 की, तो इसका एक प्रोसीजर होता है। सर अगर कोई मिसस्टेटमेंट क्लियरली ट्रिवियल लेवल की है तो हमें एक्यूमुलेट करने की, कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इमटेरियल और क्लियरली ट्रिवियल लेवल दोनों एक नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। इमटेरियल को हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है, क्लियरली ट्रिवियल लेवल को हमें कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा सर अगर कोई क्लियरली ट्रिवियल लेवल की मिसस्टेटमेंट नहीं है तो एक काम करो, एक्यूमुलेट करो, जितनी भी मिसस्टेटमेंट आपको मिली, चाहे मटेरियल हो चाहे इमटेरियल हो, आप उसको मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करोगे टाइमली बेसिस के अंदर। सर अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती तो एक काम करना, उसमें से जो मटेरियल स्टेटमेंट आपको लगी मटेरियल स्टेटमेंट है तो आप कम्युनिकेट करके चलना टीसीडब्ल्यूजी के साथ। अगर टीसीडब्ल्यूजी भी रेक्टिफाई नहीं करता तो वो आपकी अनकरेक्टेड स्टेटमेंट बन जाती है, वो चली जाती है आपके SA705 के अंदर। अब आपका जो क्वेश्चन है वो बन सकता है 320 से भी और 450 के दोनों का मिक्सर भी बन सकता है, क्योंकि यहां पे जब हम देखेंगे 450 के अंदर, तो जब भी आप इवेल्युएट करते हो अनकरेक्टेड स्टेटमेंट को जो मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं करी, अब आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, रीअसेस करना पड़ेगा पहले मटेरियलिटी, जो आपकी मटेरियलिटी जो आपने इनिशियली डिटरमाइन की थी वो आपकी करेक्ट है ना, या आपको रीअसेस करने की रिक्वायरमेंट है, आपको वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए ये आपका ऐसे 320 से लिंक हो जाते हैं। ठीक है सर। फिर आप कम्युनिकेट करते हो इंडिविजुअली सारी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को, किसके साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ, मटेरियल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को। ओके सर। अब इसके कुछ पॉइंट है। इंप्लीकेशन ऑफ मिसस्टेटमेंट दैट इज रिजल्ट ऑफ फ्रॉड। अगर आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिली जो रिजल्ट ऑफ फ्रॉड है, अब चाहे वो मटेरियल हो चाहे ना हो, आपको फिर भी क्या करना पड़ेगा, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे मटेरियल हो चाहे ना हो, बट फ्रॉड इनकर्ड हो रहा है ना कहीं हमारे लिए मटेरियल माना ही जाएगा। ओके सर। क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ इमटेरियल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड may have material effect on the current period financial statement।
हो सकता है प्रीवियस ईयर में कोई 2 या 4 आपकी मटेरियल स्टेटमेंट थी जो इमटेरियल है, बट क्यूमुलेटिव वो आपका मटेरियल स्टेटमेंट बन रही है करंट ईयर में, तो आपके ओपिनियन के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा, ओपिनियन के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। अगर सर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इमटेरियल अनकरेक्टेड स्टेटमेंट है, उस केस के अंदर आप नंबर और ओवरऑल मॉनेटरी इफेक्ट भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, डिटेल में कम्युनिकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आते हैं सर हमारी 500 सीरीज। 500 सीरीज में जब हम बात करते हैं ऐसे 500 की ऑडिट एविडेंस की, तो ऑडिट एविडेंस के रिगार्डिंग आपको रिलीवेंस एंड रिलायबिलिटी को इवेल्युएट करके चलना पड़ेगा, देन ही वो आपका सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बनता है। जब मैं बात करता हूं मैनेजमेंट एक्सपर्ट की, तो आप इवेल्युएट करोगे क्या, ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, साथ साथ ऑब्टेन करोगे अंडरस्टैंडिंग और एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क। यही आपका ऐसे 620 के अंदर जो ऑडिटर एक्सपर्ट होता है उसके वर्क को भी हम इवेल्युएट करते हैं, वही सारे पॉइंट यहां पे कवर होते हैं। ठीक है सर। सर अगर मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर थ्रेट क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके रिगार्डिंग आपको इवेल्युएट करना है, तो एक काम करो, आप मैनेजमेंट से भी कम्युनिकेट करो, आप एक काम करो एक्सपर्ट से भी कम्युनिकेट करो, मैनेजमेंट से भी कम्युनिकेट करो, मैनेजमेंट एक्सपर्ट से भी कम्युनिकेट करो कि यार तुम्हारे बीच में क्या इंटरेस्ट है, क्या रिलेशनशिप, उसके रिगार्डिंग जो थ्रेट क्रिएट कर सकता है आपकी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, और क्या क्या सेफगार्ड्स आपने लगाए, वो सारी चीज आप कम्युनिकेट करके चलोगे। ओके सर। सर अगर कोई इनकंसिस्टेंसी या डाउट है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ध्यान से सुनो, इनकंसिस्टेंसी या डाउट है जो भी आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर, क्योंकि हमने देखा था ऑडिट एविडेंस की आपको रिलायबिलिटी और रिलेवेंस चेक करना पड़ेगा। अगर आपको डाउट हो रहा है, अभी तक सिर्फ डाउट है, कंक्लूड नहीं किया, डाउट है, तो एक काम करो, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर या फिर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके चलोगे, अल्टरनेटिव नहीं, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके चलोगे। मेथड क्या होता है, वो सारा बेसिक है आपका AEIOR, ये आपके सारे मेथड्स होते हैं। ऐसे 501 के अंदर काफी लेंदी, एक बार आप रीड कर लेना, इन्वेंटरी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर एक और पॉइंट, सर अगर इन्वेंटरी थर्ड पार्टी की कस्टडी में, और आपको पता है थर्ड पार्टी की इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, वो या तो मैनेजमेंट की रिलेटेड पार्टी है या फिर थर्ड पार्टी की इंटीग्रिटी के ऊपर आपको डाउट क्रिएट हो रहा है, उस केस के अंदर आप ओनली रिक्वेस्ट नहीं करोगे कंफर्मेशन, क्योंकि भैया कंफर्मेशन करने से क्या मतलब है, उसके ऊपर तो ऑलरेडी डाउट क्रिएट हो रहा है, वो गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है। उस केस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ अदर प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, जहां पे आप अटेंड कर सकते हो या फिर अरेंज कर सकते हो अनदर ऑडिटर को जो अटेंड करेगा थर्ड पार्टी फिजिकल इन्वेंटरी काउंट, या फिर इंस्पेक्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट, या फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कंफर्मेशन रिगार्डिंग प्लेज एज ए कोलेटरल तो नहीं है उसके रिगार्डिंग। जब मैं बात करता हूं लिटिगेशन एंड क्लेम की, तो यहां पे हम कंप्लीटनेस चेक करते हैं। सर अगर मैं जब चेक कर रहा था लिटिगेशन एंड क्लेम की कंप्लीटनेस के रिस्पेक्ट में, मुझे पता लगा या तो यहां पर इसको मटेरियल स्टेटमेंट मैंने आइडेंटिफाई कर ली, या आपको पता लग रहा है कि यार यहां पे लिटिगेशन एंड क्लेम कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, आपको ये सारी चीजें लगती है, तो एक काम करो, आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट कर सकते हो। कैसे कम्युनिकेट करेंगे सर, लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी के थ्रू आप कम्युनिकेट करोगे। कौन प्रिपेयर करेगा सर, ये मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगी, और सेंड कौन करेगा, ऑडिटर सेंड करेगा। ध्यान से सुनो, अगर आपको रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट लगता है इसमें आप लिटिगेशन के क्लेम के अंदर, या फिर आपको लगता है यार लिटिगेशन एंड क्लेम कंप्लीट नहीं है, उस केस के अंदर आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट कर सकते हो। सर अगर मैं यहां पे रिफ्यूज कर दिया गया, मुझे मैनेजमेंट ने परमिशन नहीं दी कि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट करो, और क्या हो सकता है आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन नहीं कर पा रहे अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से, उस केस के अंदर आपके मॉडिफाई करके चलोगे, आपके ओपिनियन के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा आपको वो कंसीडर करना पड़ेगा। फिर सेगमेंट इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप एक बार कंसीडर कर लेना। जब मैं बात करता हूं ऐसे 505 जो हमारा एक्सटर्नल कंफर्मेशन की बात करेगा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये, अगर मैनेजमेंट ने आपको मना कर दिया कि आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं ले सकते, तो सबसे पहले मैनेजमेंट के रीजन को इवेल्युएट करेंगे। मैनेजमेंट के रीजन को इवेल्युएट करने का मतलब क्या होता है सर, आप इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट आपका रीजन क्या है रिफ्यूजल का, और आप वैलिडिटी और रीजनेबलनेस को आप इवेल्युएट करके चलोगे कि मैनेजमेंट का रीजन आपका वैलिड भी है या नहीं, आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। साथ साथ आपको इंप्लीकेशन भी देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट का रिफ्यूजल का इंप्लीकेशन किस पे, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट पे क्या इंप्लीकेशन आएगा, रिस्क ऑफ फ्रॉड पे क्या इंप्लीकेशन आ रहा है, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर पे क्या इंप्लीकेशन आ रहा है, आपको वो कंसीडर करना पड़ेगा। साथ साथ अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करने से मना कर दिया, अब आप अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके चलोगे। तो ये आपके 3 प्रोसीजर होता है, मैनेजमेंट को रीजन को इवेल्युएट करना, सेकंड इंप्लीकेशन देखना रिस्क ऑफ फ्रॉड पे, आपका रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट पे, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर पे, थर्ड आप अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके चलोगे। सर मैंने अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की कोशिश करी,
बट मैं रिलीवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, या फिर मैनेजमेंट का जो रीजन है वो अनरीजनेबल है, मैनेजमेंट जो हमें मना कर रही है उसका रीजन जो है वो अनरीजनेबल है, उस केस के अंदर एक तो आप कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी से कि टीसीडब्ल्यूजी सुनो मैनेजमेंट की मनमानी चल रही है, आप टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करोगे। सेकंड आप अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करके चलोगे, आप अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करके चलोगे, ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जब मैं बात करता हूं सर रिजल्ट की, आपको रिस्पॉन्स तो रिसीव हुआ, आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ, बट आपको डाउट हो रहा है कि यार रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट हो रहा है कि यार जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स आपको रिसीव हुआ वो उस रिलायबल नहीं है, आपको ऐसा डाउट हो रहा है, अभी सिर्फ डाउट हो रहा है तो क्या करेंगे सर, फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके चलेंगे। डाउट कब क्रिएट हो सकता है, जैसे आपको इनडायरेक्टली रिसीव हुआ हो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स, या फिर आपको लगता है यार ये कंफर्मिंग पार्टी से ना आके कोई थर्ड पार्टी से कहीं और से आया है, तो उस केस के अंदर आपको डाउट हो सकता है। सर अगर मुझे रिस्पॉन्स रिसीव ना हुआ हो तो उस केस के अंदर आप अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके चलोगे। बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है सर, पॉजिटिव कंफर्मेशन मैंने मांगा था कि सामने वाला मुझे रिस्पॉन्ड करे और मेरे लिए वो नेसेसरी था, मेरे लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन, पॉजिटिव कंफर्मेशन मेरे लिए नेसेसरी था, क्योंकि मैं मैनेजमेंट के अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर जो होगा जो मैं डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकता हूं वो रिलायबल नहीं है, इसलिए मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगा था, मेरे लिए नेसेसरी था और मुझे रिसीव ही नहीं हुआ रिस्पॉन्ड। अब मैं क्या करूं, अब आपको इंप्लीकेशन देखना पड़ेगा, आप अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव कंफर्मेशन आपके लिए नेसेसरी था और आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन मिला नहीं तो आप मॉडिफाई करके चलोगे। सर अगर कोई एक्सेप्शन मिलती है तो आप देखोगे कहीं वहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट तो नहीं, और वहां पे आपको रिस्क ऑफ फ्रॉड भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्या पता इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है सर, अब आता है हमारा SA 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। जब मैं बात करता हूं सर ओपनिंग बैलेंसेस के रिस्पेक्ट में, तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन इवेल्युएट करनी पड़ेगी, मैं वापस डिस्कस नहीं कर रहा, बट सर अगर आपको लगता है कि ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, कुड मटेरियल इफेक्ट द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुड अभी तक आपका कंफर्म नहीं है, तो इस केस के अंदर क्या करेंगे सर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके कंक्लूड करोगे कि एक्चुअल में मिसस्टेटमेंट करंट ईयर के ऊपर इंपैक्ट लेके आ रही है नहीं लेके आ रही है। सर अगर इंपैक्ट लेके आ रही है उस केस के अंदर आप क्या करोगे, मॉडिफाई करके चलोगे। अगर करंट ईयर में मटेरियल इंपैक्ट आ रहा है तो उस केस के अंदर आप मॉडिफाई करके चलोगे, सेम ये वाला पॉइंट रहा। अगर प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मॉडिफाइड ओपिनियन था, कोई प्रीवियस ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, अब उसका इंपैक्ट देखोगे करंट ईयर पे। सर अगर उसका इंपैक्ट देखते हैं अभी भी वो मैटर अनरिजोल्व है, बट करंट ईयर के ऊपर कोई इंपैक्ट ही नहीं है, कोई इंपैक्ट नहीं है तो मॉडिफाई तो होगा नहीं, हाँ बट उसका रेफरेंस हम दे देंगे। ठीक है सर। सर अगर प्रीवियस ईयर की जो मिसस्टेटमेंट थी जिसके रिगार्डिंग मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, अब वो करंट ईयर में भी अनरिजोल्व है, बट करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मटेरियल इंपैक्ट भी लेके आ रही है, उस केस के अंदर आप मॉडिफाई करके चलोगे उसके ओपिनियन को। सर अगर ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर मटेरियल इफेक्ट आ रहा है करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, ओपनिंग बैलेंसेस का मिसस्टेटमेंट का करंट ईयर में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो रहा है, उस केस के अंदर आप क्या करोगे, उस केस के अंदर आप क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन इशू करके चलोगे, अगर मैनेजमेंट एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोजर नहीं देता है तो। सर अगर ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, उस केस के अंदर क्वालिफाइड डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन। सर अगर जो अकाउंटिंग पॉलिसीज थी वो आपकी कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं हुई, या फिर आपने कोई चेंज करी अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर, उसके रिगार्डिंग आपने एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोजर नहीं दिए, उस केस के अंदर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन आ सकता है। ओके सर। अब आता है SA 520। SA 520 में आपको ध्यान रखना है, SA 520 सिर्फ दो केसेस में एप्लीकेबल होता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में और कंप्लीशन स्टेज में। हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर भी हम एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करते हैं, बट वो आपका SA 315 के अंदर कवर होता है, ना कि SA 520 के अंदर कवर होता है। ठीक है सर। सर अगर आपको कोई इनकंसिस्टेंसी मिली, आपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करा, ट्रेंड एनालिसिस परफॉर्म करा, आपने ट्रेंड एनालिसिस किया कि लास्ट हर साल 10% इंक्रीज हो रहा है, तो इस साल भी कहने के 10% इंक्रीज होना चाहिए, बट आपने देखा इस ईयर अचानक से 30% इंक्रीज हुआ, तो आपको ये इनकंसिस्टेंसी मिली। यस सर, मुझे फ्लक्चुएशन मिला, मुझे इनकंसिस्टेंसी मिली फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय द सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो अब क्या करूं सर, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे, मैनेजमेंट और ऑब्टेन करोगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सेकंड आप क्या कर सकते हो, अदर ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकते हो अगर आपके लिए नेसेसरी है। मैनेजमेंट से जो आपने इंक्वायरी करी, आपने रिस्पांस लिया, वो आप इवैल्यूएट करके देखोगे, अगर सफिशिएंट रिस्पांस नहीं है तो आप अदर ऑडिट प्रोसीजर को भी परफॉर्म करके चल सकते हो। ओके सर। जब मैं बात करता हूं सैंपलिंग की, SA 530, तो सैंपलिंग की बात करेंगे तो सैंपलिंग रिस्क अराइज हो जाता है।
एक सैंपलिंग रिस्क जिससे आपका इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन हो सकता है और साथ साथ आपकी इफेक्टिवनेस के ऊपर इफेक्ट आ सकते हैं। मैं वापस कंसीडर नहीं कर रहा हूं तो एक्सप्लेन करने में काफी टाइम चला जाएगा। दूसरे सैंपलिंग रिस्क से आपकी ऑडिट एफिशिएंसी और लीड टू एडिशनल वर्क, बट इस पे आपका इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन नहीं होता। ठीक है सर। अब यहां पे बात करते हैं सैंपल सिलेक्शन मेथड की, जो सारे आपको पता ही होगा, रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, सिस्टमैटिक, मॉनेटरी, हैप्पीजार्ड, ब्लॉक सिलेक्शन, ये सारे आपके क्या होते हैं सर, सैंपलिंग वाली बात होती है। अब आता है सर ऑडिट प्रोसीजर की बात। ऑडिट प्रोसीजर की बात करें सर, मैंने कुछ सैंपल को सेलेक्ट किया पॉपुलेशन के अंदर, उसके ऊपर आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। यस सर। सर अगर मैंने कोई ऐसा सेलेक्ट करा है आइटम जिसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेबल ही नहीं है, जैसे आपने चेक सेलेक्ट करे, आपके पास 1000 चेक्स थे, आपने उसमें से 100 चेक्स को या 50 चेक्स को आपने निकाला सैंपल पे, उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे, आपको उसके अंदर एक कैंसिल चेक मिला, कैंसिल चेक मिला। अब सर इसके ऊपर तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं हो सकता। इस केस के अंदर क्या करेंगे, इसका रिप्लेसमेंट आइटम लेंगे, पॉपुलेशन में से कोई दूसरा आइटम और निकालेंगे, वो सैंपल कंसीडर करा जाएगा। बट ध्यान से सुनो, अगर सर ऑडिटर अप्लाई नहीं कर पा रहा डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर का जो ऑडिट प्रोसीजर है वो सैंपल के ऊपर वो अप्लाई ही नहीं कर पा रहा, सैंपल ठीक है बट उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहा। जैसे मैं आपको बोलूं सर हमारे यहां पे कोई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं था, उस पर्टिकुलर सैंपल के रिस्पेक्ट में कोई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं था, अब उस केस के अंदर हम सैंपल को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि सैंपल ठीक है, हमारे ऑडिट प्रोसीजर भी ठीक है, बट वहां पे आपके पास इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए उसके ऊपर मैं प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उस केस के अंदर आपको उसको डेविएशन मान के चलना पड़ेगा, और उसको आप मिसस्टेटमेंट या आप कंट्रोल होगा तो आप डेविएशन मान के चलोगे, और अगर आपका कोई वैसी मिसस्टेटमेंट होगी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर तो उसको हम मिसस्टेटमेंट मान के चलते हैं। फिर टॉलरेंस लेवल क्या होता है, जैसे आपका परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होता है वैसे आपका टॉलरेंस लेवल होता है, जितनी ज्यादा टॉलरेंस लेवल होगी उतना कम आपका सैंपल साइज होगा, जितनी कम आपकी टॉलरेंस लेवल होगी उतना ज्यादा आपका सैंपल साइज होगा। सर अगर आप सैंपलिंग के बेसिस पे रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहे, सैंपलिंग के बेसिस पे रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहे, तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे, मैनेजमेंट यार इन्वेस्टिगेट करो, कोई ना कोई मिसस्टेटमेंट है जिसके बेसिस पे मैं कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहा। और साथ साथ अपने नेचर टाइमिंग एक्सटेंट को भी आप अपनी क्या करोगे, टेलर करके चलोगे, चेंज करके चलोगे। जब मैं बात करता हूं ऐसे 540 की, तो इसको मैं नहीं करा रहा, काफी डिटेल में वापस डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, बट आपको ध्यान रखना है प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को आप रिव्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को आप सिर्फ और सिर्फ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रिव्यू कर रहे हो, आप उनके जजमेंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं करके चल रहे। ठीक है सर। इससे आपको है ना मैनेजमेंट की बायसनेस के बारे में भी पता लग जाता है जब आप प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को इवेलुएट करते हो तो। ठीक है सर। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी हम मैनेजमेंट से लेके चलते हैं, मैनेजमेंट आपने सही से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए, उसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो, आपने एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दिए एज पर एएफआरएफ, उसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो, कौन सा मेथड आपने फॉलो कराया, सब्सिक्वेंट इवेंट में कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड थी तो आपने एडजस्टमेंट कर दी, उसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो। तो ये सारे आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके चलते हो। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, सर अगर आपका कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट है जिसका सिग्निफिकेंट रिस्क है, इवन व्हेन डिस्क्लोजर आर एज पर एएफआरएफ, मैनेजमेंट ने एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिस्क्लोजर दे दिया, बट ऑडिटर को लगता है यार वो जो आपने डिस्क्लोजर दिए ना वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि सिग्निफिकेंट रिस्क आपको एडिशनल डिस्क्लोजर देना चाहिए, मैनेजमेंट एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं दे रही, उस केस के अंदर भी आपको क्या कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग अपने ओपिनियन के ऊपर इफेक्ट भी देख सकते हो, क्योंकि इस केस के अंदर इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर हो जाएगा। और मैंने बताया था इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर होता है उस केस के अंदर हमारा क्वालिफाइड ओपिनियन आ जाता है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे ये। बट सर मैनेजमेंट ने तो एज पर एएफआरएफ डिस्क्लोजर दे दिए, बात आपकी ठीक है, बट कहीं पे अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो उस केस के अंदर अगर ऑडिटर को लगता है कि एडिशनल डिस्क्लोजर देनी चाहिए तो आपको देना पड़ेगा, अगर आप नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर मान के ऑडिटर का ओपिनियन होगा, ऑडिटर उसके रिगार्डिंग क्वालिफाइड ओपिनियन भी दे सकता है। ठीक है सर। अब आते हैं सर हमारा एसए 550 रिलेटेड पार्टी के रिस्पेक्ट में। देखो अगर आप जैसे इंडियस को यूज कर रहे हो तो इंडियस के अंदर ऑलरेडी इंडियस 24 ने स्पेसिफिकली रिलेटेड पार्टी के बारे में बताया हुआ है, बट सर कोई मैं ऐसा एएफआरएफ यूज कर रहा हूं जहां पे आपको रिलेटेड पार्टी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, अब क्या करना है, उस केस के अंदर आपको ये 3 कंडीशन में रिलेटेड पार्टी मान के चलना है। अगर ए का बी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो ए और बी आर रिलेटेड पार्टी, अगर बी का ए के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो ए और बी आर रिलेटेड पार्टी। ठीक है सर। अगर सर कॉमन इन्फ्लुएंस है, लाइक
ए का बी के ऊपर भी इंफ्लुएंस है, सी के ऊपर भी इंफ्लुएंस है, तो बी और सी आर रिलेटेड पार्टी। देखो ए और बी तो रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, ए और सी रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, और बट बी और सी आर रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। बट इसी के अंदर एक एक्सेप्शन है, अगर ए के जगह कोई गवर्नमेंट एंटिटी, ए के जगह कोई गवर्नमेंट एंटिटी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कॉमन इन्फ्लुएंस है बी के ऊपर भी सी के ऊपर भी, तो दीज टू आर नॉट आर रिलेटेड पार्टी, नोट आर रिलेटेड पार्टी। ध्यान रखना ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं माने जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि गवर्नमेंट एंटिटी उस केस के अंदर रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे। बट अगर ये दोनों आपस में सिग्निफिकेंट रिसोर्सेस को शेयर करते हैं, सिग्निफिकेंट रिसोर्सेस को शेयर करते हैं, उस केस के अंदर बी और सी रिलेटेड पार्टी मान लिए जाएंगे। बट ये सारे पॉइंट कब कंसीडर करेंगे? जब आपका एएफआरएफ रिलेटेड पार्टी के रिस्पेक्ट में बोलता ही नहीं। अगर मैंने आपको गवर्नमेंट एंटिटी वाला केस दे दिया कि गवर्नमेंट एंटिटी का कॉमन इन्फ्लुएंस है, दोनों एंटिटी के ऊपर सिग्निफिकेंट रिसोर्सेस शेयर नहीं करते, तो आप बोलोगे सर ये रिलेटेड पार्टी नहीं है, ठीक है। बट मैंने उसी के अंदर क्वेश्चन के अंदर लिख दिया कि इंडेस फॉलो कर रही है एंटिटी। अगर इंडेस फॉलो कर रही है तो सर हमारे इंडेस 24 लग जाएगा ना, तो उस केस के अंदर मैंने गवर्नमेंट एंटिटी की जो ये आपका एक्सेप्शन है इसको कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। इस केस के अंदर इंडिया 24 को पूरा कंसीडर करोगे, इंडिया 24 पूरा लिख के आओगे, ठीक है सर। अब इसी के रिगार्डिंग जो प्रोसीजर है मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा। अगर सर सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, उस केस के अंदर आप इंस्पेक्ट करोगे कॉन्ट्रैक्ट को, साथ साथ ऑब्टेन करोगे एविडेंस को कि एप्रोप्रिएटली ऑथराइज और अप्रूव थी ना जो भी ट्रांजैक्शन आपने इनकर करी है, ठीक है सर। अगर सर प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने आपके साथ कोई रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं किया था, या मैनेजमेंट खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी, ऑडिटर ने बट आइडेंटिफाई कर लिया ड्यूरिंग द प्रोसीजर। जैसे ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा, सबसे पहले डिस्कस करेगा एंगेजमेंट टीम के साथ कि मुझे कोई रिलेटेड पार्टी मिली है, देखो आपको कोई दूसरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इसके रिगार्डिंग कोई ट्रांजेक्शन ना मिल जाए, इसलिए आप एंगेजमेंट टीम से डिस्कस करोगे। सेकंड, मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे। वो मैनेजमेंट सुन, तूने तो मुझे नहीं बताया, तूने तो आइडेंटिफाई नहीं किया, बट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, अब ये ले रिलेटेड पार्टी, अब इस रिलेटेड पार्टी के रिस्पेक्ट में जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो मुझे आइडेंटिफाई करके दे। आप रिक्वेस्ट करोगे मैनेजमेंट से टू आइडेंटिफाई ऑल द ट्रांजैक्शन विद द न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी। साथ साथ ये भी तो हो सकता है मैनेजमेंट ने इंटेंशनली आपसे छुपाई हो, तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा यहां पे, अगर इंटेंशनली मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया था, मैं ऑडिटर को डिस्क्लोज नहीं किया था, तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या इंप्लीकेशन आएगा आपको वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। एमसीक्यू बन सकता है, ये भी पॉइंट आपको कंसीडर करना चाहिए, ठीक है सर। अब आता है एसए 560 जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब मैं बात करता हूं एसए 560 तो हमारे 3 मैटर बन सकते हैं। देखो, एक तो ऑडिट रिपोर्ट से पहले तक आपको कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आ गए, ठीक है सर, या फिर ऑडिट रिपोर्ट के बाद आए सब्सिक्वेंट इवेंट, तो 2 मान के चलो, अभी आप 3 मत मानो, 2 ही मान के चलो, ठीक है सर। अगर सर ऑडिट रिपोर्ट तक कोई सब्सिक्वेंट इवेंट, कोई इवेंट इनकर्ड हुए, तो उस केस के अंदर आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा उस सब्सिक्वेंट इवेंट के रिस्पेक्ट में। और प्रोसीजर क्या होगा सर? अंडरस्टैंडिंग लोगे भैया क्या प्रोसीजर परफॉर्म करी मैनेजमेंट, कैसे आइडेंटिफाई करी सब्सिक्वेंट इवेंट के रिस्पेक्ट में। फिर आप रीड कर सकते हो मिनट्स ऑफ मीटिंग को, मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकते हो मैनेजमेंट सब्सिक्वेंट इवेंट का क्या इंपैक्ट आएगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। साथ साथ रीड कर सकते हो लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर अगर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मुझे कोई फैक्ट पता लगे, ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी, अब मुझे कोई फैक्ट पता लगा, तो ऑडिटर भैया आपकी कोई भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। अब कोई भी आपको फैक्ट पता लगता है तो आपकी कोई भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, आपको कोई भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर ऑडिटर को चुल हुई, चुल क्या हुई सर? अगर ऑडिटर को लगता है व्हेन अ फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर दैट हैड नोन टू द ऑडिटर एट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अगर ऑडिटर को लगता है ये वाला फैक्ट ऑडिट रिपोर्ट तक आपको अगर पहले पता लग जाता तो आप अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर सकते थे। अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है तो ऑडिटर क्या करेगा? डिस्कस करेगा मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होने की नीड है या नहीं है वो डिटरमाइन करेगा। साथ साथ इंक्वायरी करेगा भैया मैनेजमेंट आप कैसे एड्रेस करोगे इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो वो सारी चीज आप क्या करोगे? कंसिडर करके चलोगे। अगर मैनेजमेंट अमेंड करेगा तो ऑडिटर भैया अब आपको प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ जाएगा, उस सब्सिक्वेंट इवेंट तक आपको प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। या तो आप नई रिपोर्ट इशू करोगे या आप उसी रिपोर्ट को अमेंड करके चलोगे। नई आपकी 2 डेट आ जाएगी आपकी, अगर आप अमेंड कर रहे हो तो आपकी 2 आपकी ऑडिट डेट आएगी, ठीक है सर। दोनों ऑडिट डेट को आप रिपोर्ट करके चलोगे। ओके सर, इसके रिगार्डिंग मैं इतना ही डिस्कस कर रहा हूं। एसए 570 के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, एक तो मैनेजमेंट असेसमेंट परफॉर्म कर रही है, तो मैनेजमेंट के असेसमेंट से हम डिस्कस कर लेंगे मैनेजमेंट आपको कोई इवेंट और कंडीशन तो नहीं मिला, ठीक है सर। अगर मैनेजमेंट असेसमेंट ही परफॉर्म नहीं किया तो मैनेजमेंट बोलेंगे मैनेजमेंट तुमने किस बेसिस पे गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज कर ली, ठीक है सर। सर अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट परफॉर्म किया, मैनेजमेंट के असेसमेंट को इवैल्यूएट करो। सर इवैल्यूएट क्या करना है? मैनेजमेंट के असेसमेंट को देखो कि यार भैया मैनेजमेंट आपने एटलीस्ट 12 मंथ के पीरियड को तो कंसीडर किया ना।
सर अगर मैनेजमेंट 12 मंथ के पीरियड को कंसीडर नहीं कर रहा, लेस देन 12 मंथ के पीरियड को कंसीडर किया है, तो आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे, मैनेजमेंट यार ट्राई करो एटलीस्ट एक्सटेंड करो अपने असेसमेंट प्रोसीजर को एटलीस्ट 12 मंथ फ्रॉम द डेट, जिस दिन आप असेसमेंट करें उस दिन से 12 मंथ तक तो एटलीस्ट आप कंसीडर करके चलो, ऐसा आप रिक्वेस्ट करके चलोगे, आप भी सेम पीरियड कवर करोगे जितना मैनेजमेंट ने असेसमेंट के अंदर यूज किया है। ऑडिटर कंसीडर करेगा जितनी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को अवेलेबल है, जितनी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को अवेलेबल है वो सारी मैनेजमेंट ने कंसीडर करी है ना व्हाइल परफॉर्मिंग द असेसमेंट। ठीक है सर, अब आता है आपके लिए इंपॉर्टेंट एडिशनल प्रोसीजर्स। सर अगर मुझे कोई इवेंट और कंडीशन मिला, अब आप चेक करोगे, ऑब्टेन करोगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि ये मटेरियल है या नहीं है। सर प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे, देखो अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट परफॉर्म पहले नहीं किया था, अब मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट अब असेसमेंट परफॉर्म कर लो क्योंकि अब हमें इवेंट और कंडीशन मिल चुके हैं। सेकंड, आप इवेल्युएट करोगे मैनेजमेंट आपका प्लान क्या है, हमारी जो ये इवेंट और कंडीशन है, जैसे इवेंट क्या हो गया, क्रेडिटर आपके सपोर्ट को विड्रॉ कर रहे हैं, मैनेजमेंट ये इवेंट है, इसके रिगार्डिंग आपका प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, मैनेजमेंट प्लान फॉर द फ्यूचर एक्शंस, और वो उस इवेंट और कंडीशन को इंप्रूव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आपको वो कंसीडर करना पड़ेगा। साथ साथ एंटिटी हैज प्रिपेयर्ड कैश फ्लो फोरकास्ट, जहां पे एंटिटी ने कैश फ्लो फोरकास्ट को प्रिपेयर करा है आप उसको इवेल्युएट करोगे, जो भी अजम्पशंस यूज करें, क्योंकि कैश फ्लो फोरकास्ट है तो अजम्पशंस जो भी यूज करिए वो आपके एडुकेट है ना, जो भी डेटा आप यूज करें वो रिलायबल तो है ना, आपको ये दो चीजें इवेल्युएट करना पड़ेगा। सर मैं अगर आपसे बोलूं प्रॉफिटेबिलिटी फोरकास्ट, प्रॉफिटेबिलिटी फोरकास्ट, सर मैनेजमेंट ये प्रिपेयर कर रही है तो इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो फोरकास्ट को आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। ठीक है सर, एडिशनल कोई फैक्ट है तो आप वो भी कंसीडर करोगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप लेके चलोगे। अब आता है सर ऑडिटर कंक्लूजन, देखो दो चार पॉइंट है जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, केस स्टडी बन सकती है, आपका ओपिनियन का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। सर अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी, इवेंट और कंडीशन होंगे तभी मटेरियल अनसर्टेनिटी हुई। यस सर, इवेंट और कंडीशन है, इवेंट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, बट ऑडिटर को लगता है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट है, ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, आप गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज कर सकते हो। तो सुनो मैनेजमेंट, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। क्या डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, 4 डिस्क्लोजर। आपकी इवेंट और कंडीशन क्या है, जो इवेंट और कंडीशन है उसके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर दो। मैनेजमेंट का प्लान क्या है, उस इवेंट और कंडीशंस के रिगार्डिंग मैनेजमेंट आप उससे ओवरकम कैसे करोगे, आपका फ्यूचर एक्शंस का प्लान क्या है उसके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर दो। थर्ड, आप ये कहोगे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटेड टू द गोइंग कंसर्न, उसके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर होना चाहिए। फोर्थ, आप बोलोगे कि अनेबल टू रियलाइज इट्स एसेट्स और लायबिलिटी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये 4 डिस्क्लोजर होने चाहिए जब भी आपकी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट है। सर अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती उस केस के अंदर आपको एडिक्वेट डिस्क्लोजर देके चलना पड़ेगा रिगार्डिंग इवेंट और कंडीशन और मैनेजमेंट का प्लान क्या है। ठीक है सर, अब आते हैं सर ऑडिट रिपोर्ट की बात, इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है, देखो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनएप्रोप्रिएट है तो एडवर्स ओपिनियन आ जाएगा, बट अगर गोइंग कंसर्न ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट है और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, यही वाला पॉइंट, बट यहां पे तो हमने देखा था मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोजर देगी। अब इसी के रिगार्डिंग अगर आपको लगता है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट है और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो हमने देखा सर मैनेजमेंट डिस्क्लोजर देगी। यस सर, अगर मैनेजमेंट ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे दिए, 4 के 4 डिस्क्लोजर दे दिए, उस केस के अंदर तो आप अनमोडिफाइड ओपिनियन देना, क्योंकि गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो एप्रोप्रिएट है, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दे दिए, तो उस केस के अंदर आपका अनमोडिफाइड ओपिनियन आ जाएगा, साथ साथ आपका MURGC पैराग्राफ भी आएगा। बट मैनेजमेंट एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दे रही, मैनेजमेंट ने वो 4 डिस्क्लोजर नहीं दिए, उस केस के अंदर आप क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन इशू करके चलोगे, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन इशू करके चलोगे। सर यहां पे क्या हमारा MURGC आएगा, कभी भी नहीं आएगा। MURGC पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन के अंदर आता है जहां पे मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मैनेजमेंट ने सारे डिस्क्लोजर दे दिए, आप अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, उसी केस के अंदर आपका MURGC पैराग्राफ आता है और किसी केस के अंदर MURGC पैराग्राफ नहीं आता। सर इसी के रिगार्डिंग एक दो पॉइंट है, सर अगर इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर है तो जैसे हमने यहां पे देखा मैनेजमेंट ने 4 डिस्क्लोजर नहीं दिए, अगर मैनेजमेंट ने दो डिस्क्लोजर दिए, 2 नहीं दिए, तो इस केस के अंदर इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर है। इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर है तो आपसे अगर एक ओपिनियन पूछा जाए तो हमेशा आप क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करके आओगे, एडवर्स पे हम कभी भी नहीं जाएंगे, हमेशा आप इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर में क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करोगे। साथ साथ क्लोज 19 भी आपका कारो 2020 का गोइंग कंसर्न के रिस्पेक्ट में उसकी रिपोर्टिंग का भी रेफरेंस देके चल सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्यूशन के अंदर आपको देना पड़ेगा। अब आता है SA 550।
सर SA 550 के रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, कब तक ऑब्टेन कर सकते हैं? एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट तक आपको सारे ऑब्टेन करना है। आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आप ऑब्टेन करके नहीं चलोगे, उससे पहले ही ऑब्टेन करना पड़ेगा। सारे पीरियड के रिस्पेक्ट में आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन बन सकता है, सारे पीरियड के रिस्पेक्ट में आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा। सर किस फॉर्म में होगा रिप्रेजेंटेशन? आपका होगा रिप्रेजेंटेशन लेटर के फॉर्म में। एमसीक्यू पूछ सकता है इससे, किस फॉर्म में होगा आपका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? रिप्रेजेंटेशन लेटर की फॉर्म में होगा आपका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है सर। अब सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं किया मैनेजमेंट ने, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? सर SA 570 के अंदर हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता है, SA 550 के अंदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता है, SA 240 250 कहीं ना कहीं हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता है। यस सर। अब उसी केस स्टडी के अंदर आपको रेफरेंस दिया SA 550 का, बट वहां पे लिख दिया मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, तो SA 550 तो आएगा ही आएगा, साथ में आपका SA 580 भी आएगा, और वहां पे आप लिखोगे कि अगर मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देती तो आपके क्या प्रोसीजर होंगे, ये भी आपको लिख के आना पड़ेगा। ध्यान से सुन लेना, आपको दो ऐसे का लिंकेज हो सकता है। यहां पे डिस्कस करोगे मैटर मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट क्यों प्रोवाइड नहीं करे मुझे बताओ तो। सेकंड, आप री इवैल्यूएट करोगे कि भैया मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी तो खराब नहीं हो गई, री इवैल्यूएट करोगे इंटीग्रिटी को। थर्ड, आप एप्रोप्रिएट एक्शन लेके चलोगे। ये 3 पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का, या तो आपका ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में बनेगा, या फिर आपका रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं किया उसके रिस्पेक्ट में बन सकता है। कुछ एमसीक्यू पॉइंट्स देखिए सर, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को आप कंसीडर करोगे व्हाइल इवैल्यूएटिंग सैंपल्स, क्वालिटेटिव फैक्टर को भी और क्वांटिटेटिव फैक्टर को भी। सर अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो मेरे सैंपल साइज पे कुछ इफेक्ट आएगा क्या? कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। एमसीक्यू बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर। सर अगर मैंने इंक्रीज करा टॉलरेंस रेट, मैंने आपको बोला था अगर टॉलरेंस लेवल आप इंक्रीज करोगे सैंपल साइज आपका कम हो जाएगा, तो यहां पर आपका डिक्रीज हो जाएगा सैंपल साइज। ठीक है सर। सर अगर स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन वेयर एप्रोप्रिएट विल डिक्रीज द सैंपल, देखो अगर आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, स्ट्रेटिफिकेशन, उससे आपका जो सैंपल है, सैंपल साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैंने क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया है। सर मटेरियल अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग जो भी हमारा गोइंग कंसर्न के रिस्पेक्ट में डिस्क्लोजर होगा वो आपकी ऑडिट मैटर के अंदर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहां पे आपका MURGC पैराग्राफ आएगा वहां पे आपका KAM कभी भी नहीं आएगा। इसके अलावा कोई दूसरा आपका मैटर होगा गोइंग कंसर्न के रिस्पेक्ट में, जैसे कोई इवेंट और कंडीशन है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, तो MURGC तो आएगा नहीं। उस केस के अंदर आप अगर लिस्टेड एंटिटी है उस केस के अंदर आपका की ऑडिट मैटर आ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सर फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आप मैनेजमेंट की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, पूरा उसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, आपको प्रोसीजर परफॉर्म करके चलना पड़ेगा। सर मैनेजमेंट डिक्लेयर नहीं कर रही डिविडेंड, तो क्या सर ये इवेंट और कंडीशन होगा गोइंग कंसर्न के रिस्पेक्ट में? नहीं, ये हमारे लिए मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं होता। एनालिसिस आप ओनली एंड ओनली कैश फ्लो का करोगे, ना कि प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी का कभी भी आप इवेल्युएट नहीं करोगे, ओनली कंपनी का कैश फ्लो का करोगे। ठीक है सर। इसके अलावा इफ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंसेस हैज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा, अगर स्ट्रेटिफिकेशन आप यूज कर रहे हो, सर स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूं। जैसे आपकी 1000 पॉपुलेशन है, आपने इसके है ना फीचर्स के बेसिस पे इसको डिवाइड किया। आपने एक कॉलम बनाया, इसके अंदर 100 डाल दिए, एक कॉलम बनाया इसके अंदर 500 डाल दिया, एक कॉलम बनाया इसके अंदर 400 डाल दिया, ऐसे आपने 3 कॉलम बना दिए फीचर के बेसिस पे। अब यहां से आपने 10 सैंपल ले लिए, यहां से आपने 20 सैंपल ले लिए, यहां से आपने 10 सैंपल ले लिए, ऐसे आप अब इन सैंपल के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, इसी को हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। अब इसी की रिगार्डिंग क्या बोला गया, अगर जो आप मिसस्टेटमेंट प्रोजेक्ट करोगे, आपको यहां पे मिसस्टेटमेंट मिली, जो आप प्रोजेक्ट करोगे वो आपका ग्रुप वाइज होना चाहिए, पूरा कंबाइन करके आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। आप पहले इसका प्रोजेक्ट करोगे, इसका प्रोजेक्ट करोगे, इसका प्रोजेक्ट करोगे, देन आप कंबाइन करोगे। ध्यान से सुनो, मिसस्टेटमेंट इज प्रोजेक्टेड फॉर ईच स्ट्रेटम सेपरेटली, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्शन के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी पहले ही क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं कैसे हम प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट कैलकुलेट करते हैं। ऑडिटर सेल इंक्लूड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, आपको एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड करना पड़ेगा, किस चीज का, रिलेटेड पार्टीज के नेम्स क्या क्या है, नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या क्या है उसके रिगार्डिंग। ठीक है सर। वेयर मैनेजमेंट अजम्पशंस इंक्लूड कंटिन्यू सपोर्ट बाय द थर्ड पार्टी, अगर मैनेजमेंट के अजम्पशंस के अंदर ये लिखा हुआ है, गोइंग कंसर्न के अंदर मैनेजमेंट ये अजम्पशन लेके चल रही है कि थर्ड पार्टी सपोर्ट करेगा, थर्ड पार्टी सपोर्ट करेगा, तो उस केस के अंदर आप एक रिटर्न कंफर्मेशन ले सकते हो थर्ड पार्टी से कि भैया तुम सच में सपोर्ट करोगे नहीं करोगे, जो मैनेजमेंट का फ्यूचर एक्शन प्लान है वो सही भी है या नहीं है, आप वो इवेल्युएट करके चलोगे। ठीक है सर। अब आते हैं SS 600, आप किसी और ऑडिटर के वर्क को यूज करके चल रहे हो,
ये मैं ना इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि ये काफी अच्छा एसे है और मैं ऑलरेडी शास्त्र बैच के अंदर भी रिवीजन वीडियो के अंदर काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। बट एक आपका एमसीक्यू बन सकता है, अगर जो हमारा प्रिंसिपल ऑडिटर होगा उसने कंपोनेंट ऑडिटर, जो अदर ऑडिटर बोलते हैं हम जिसे, उससे अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए वो डिटेल क्वेश्चनर के रिस्पेक्ट में उससे इंफॉर्मेशन ले सकता है, और अदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा विद इन टाइमली बेसिस के अंदर। ठीक है सर। जब मैं बात करता हूं सर रिपोर्टिंग कंसिडरेशन की, प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर की रिपोर्ट को रेफर करके चल सकते हैं। यस सर। अब अदर ऑडिटर की रिपोर्ट को रेफर कर रहे हो, अगर ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया, प्रिंसिपल ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया कि अदर ऑडिटर के वर्क को हम यूज नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि मैं इसका वर्क यूज नहीं कर सकता, तो एक काम कर, प्रिंसिपल ज्यादा नखरे हैं, खुद परफॉर्म कर। इस केस के अंदर परफॉर्म सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर, प्रिंसिपल ऑडिटर आप खुद सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे बाय परफॉर्मिंग एडिशनल प्रोसीजर। सर मैं एडिशनल प्रोसीजर से भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, अब क्या करूं? अब एक काम करो, मॉडिफाई करके चलना अपना ओपिनियन, क्वालिफाइड या डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन इशू करके चलना। सर अगर अदर ऑडिटर जो जिसके मैं रिपोर्ट को रेफर कर रहा हूं, जिसके वर्क को मैं रेफर करके चल रहा हूं, उसने मॉडिफाई करा है और उसकी रिपोर्ट मेरे कहीं ना कहीं रिपोर्ट में काम आ रही है, तो उसका जो मॉडिफाइड ओपिनियन है आप कंसीडर करोगे, आपकी रिपोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट लेके आएगा, उसके रिगार्डिंग आपने उस मैटर को कैसे डील करा उसको भी आप डॉक्यूमेंट करके चलोगे। इंपॉर्टेंट क्या है सर? डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑडिटर भैया ऐसा नहीं कि अदर ऑडिटर ने वर्क सही से परफॉर्म किया नहीं किया उसको चेक करूं, नहीं, अदर ऑडिटर ने सही से वर्क परफॉर्म किया होगा, क्योंकि सामने वाला भी सी है मैं भी सी हूं, इसलिए प्रिंसिपल ऑडिटर वुड नॉट रिस्पॉन्सिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क एंट्रस्टेड टू द अदर ऑडिटर। जो अदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भैया आप वही वर्क परफॉर्म करके चलोगे, प्रिंसिपल ऑडिटर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर आप उसके वर्क को रेफर करके चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट इन द सर्कमस्टेंसेस अगर आपको सस्पिशन अराइज होती है उसकी रिलायबिलिटी ऑफ वर्क के रिस्पेक्ट में, तो उस केस के अंदर उसके वर्क के ऊपर रिलाय नहीं करोगे, अदरवाइज आप उसके वर्क के ऊपर रिलाय कर सकते हो। इसका एक क्वेश्चन था, अगर आपका अदर ऑडिटर के वर्क के अंदर कोई गड़बड़ी मिलती है, प्रिंसिपल ऑडिटर ने भैया सारी चेकिंग कर ली थी, उसे कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं मिली थी अदर ऑडिटर के वर्क के ऊपर, तो भैया प्रिंसिपल ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑडिटर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क एंट्रस्टेड टू द अदर ऑडिटर। साथ साथ आप डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्पेसिफाई करके चलते हो। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्पेसिफाई करोगे क्लियरली कितने एक्सटेंट तक कंपोनेंट का सामने वाले ऑडिटर ने ऑडिट किया, अदर ऑडिटर ने ऑडिट किया, कितने एक्सटेंट तक आप वो बिल्कुल स्पेसिफाई करके चलते हो। इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको बोला था सर यहाँ पे अदर ऑडिटर का जो भी वर्क परफॉर्म हुआ होगा उसके ऊपर प्रिंसिपल ऑडिटर का कोई भी राइट नहीं होगा उसके वर्किंग पेपर के ऊपर। सर अगर कंपोनेंट मटेरियल है बट अनऑडिटेड है, मटेरियल भी है बट अनऑडिटेड है, उस केस के अंदर आपका ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा, वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा या कौन सा ओपिनियन आएगा। 610 की बात करते हैं, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। यहां पे मैंने आपको अच्छे से समझाया था 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 3 फैक्टर क्या था? अगर आप इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को यूज कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट फंक्शन की रिपोर्ट को यूज कर रहे हो, तो हमारे पास 3 फैक्टर्स थे। अगर आप डायरेक्ट असिस्टेंस में यूज कर रहे हो तो हमारे पास 3 फैक्टर्स थे। अब मैं उन फैक्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट आपको ध्यान रखना आप एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर सकता है इंटरनल ऑडिटर फंक्शन के वर्क को किस किस मैटर के रिस्पेक्ट में? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल के रिस्पेक्ट में, एमसीक्यू बन सकता है। सेकंड, कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। थर्ड, ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम उसके रिस्पेक्ट में। फोर्थ, आप इन्वेंट्री काउंट के रिस्पेक्ट में भी उसके वर्क को रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेंट्री काउंट का आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन्वेंट्री काउंट में रेफर कर सकते नहीं कर सकते, एमसीक्यू पूछ सकता है, ध्यान रखना। जहां पे लिमिटेड जजमेंट है वहां पे भी आप उसके वर्क को यूज कर सकते हो, सिग्निफिकेंट जजमेंट में यूज नहीं कर सकते। तो ये सारे पॉइंट है जहां पे आप क्या कर सकते हो, आप उसके वर्क को यूज कर सकते हो इंटरनल ऑडिट फंक्शन की, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आता है यहां पे सर एक बात, जब अगर आप डायरेक्ट असिस्टेंस में यूज कर रहे हो तो एक आप ऑब्टेन करके चलोगे रिटर्न एग्रीमेंट, एक तो एंटिटी से ऑब्टेन करोगे, एक इंटरनल ऑडिटर से ऑब्टेन करोगे। एंटिटी से ऑब्टेन करोगे, एंटिटी सुन, इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्शन दे कि वो मेरी बात माने, क्योंकि मैं उसको एज ए डायरेक्ट असिस्टेंस यूज करने वाला हूं, टू बी अलाउड टू फॉलो एक्सटर्नल ऑडिटर इंस्ट्रक्शन। ठीक है सर। इंटरनल ऑडिटर से रिटर्न एग्रीमेंट लूंगा भैया, ऑब्टेन करूंगा कि अब तू कॉन्फिडेंशियल रखेगा मैटर, अब तू मैनेजमेंट के साथ डिस्कस नहीं करेगा, अब तू मेरे लिए काम कर रहा है। ठीक है सर। एक्सटर्नल ऑडिटर सेल डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू द वर्क परफॉर्म बाय द इंटरनल ऑडिटर। अरे अगर डायरेक्ट असिस्टेंस में यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्ट भी करोगे, सुपरवाइज भी करोगे, उसके वर्क को रिव्यू भी करोगे। अब इसी के रिगार्डिंग सर अगर मैं डायरेक्ट असिस्टेंस में यूज कर रहा हूं तो उसका वर्किंग, उसके जो वर्किंग पेपर होगा वो मेरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनेगा, मैंने ऐसे 230 के अंदर बताया था। सर अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन में उसके वर्क को यूज कर रहा हूं तो उस केस के अंदर आपके वर्किंग पेपर, उसके वर्किंग पेपर आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट
नहीं बनता। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट क्या बन सकता है सर? एक्सटर्नल कंफर्मेशन के केस में, ध्यान से सुनो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के केस में आप कभी भी इंटरनल ऑडिटर को एज ए डायरेक्ट असिस्टेंस यूज ही नहीं कर सकते। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के केस में इंटरनल ऑडिटर को कभी भी आप असाइन नहीं कर सकते डायरेक्ट असिस्टेंस के रिस्पेक्ट में एक्सटर्नल कंफर्मेशन का वर्क, ध्यान रखना। बट हाँ, छोटा मोटा काम करा सकते। कौन सा काम? He may assist in assembling information necessary for external auditor to resolve exceptions। आप उससे इंफॉर्मेशन को असेंबल करने के रिस्पेक्ट में वो काम करा सकते हो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का। बट जो मेन काम होता है ना एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाला, वो काम कभी भी आप इंटरनल ऑडिटर से नहीं करा सकते। एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट को। ठीक है सर। अब आता है ऐसे 620, ये छोड़ दो चाहे, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, बट इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सर मैं एज ए ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज कर रहा था, ठीक है सर, अगर बाद में मुझे पता लगा ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क एडिक्वेट ही नहीं है, ऑडिटर एक्सपर्ट का वर्क एडिक्वेट ही नहीं है, अगर आपको ऐसा पता लगता है, उस केस के अंदर आप एक काम करो, ऑडिटर के साथ डिस्कस करो, ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करो कि ऑडिटर एक्सपर्ट तेरा वर्क अभी भी मेरे लिए एडिक्वेट नहीं है, एक काम कर और वर्क परफॉर्म कर, फर्दर वर्क टू बी परफॉर्म, आप एग्री करोगे एक्सपर्ट के साथ। ठीक है सर। अगर सर ये नहीं हो सकता तो खुद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। सर अगर इन दोनों से मैटर रिजोल्व नहीं हो रहा तो उस केस के अंदर आप मॉडिफाई करके चलोगे अपना ओपिनियन। ठीक है सर। इन दोनों का रेफरेंस भी आएगा, रेफरेंस कब आता है ऑडिटर एक्सपर्ट का, उसके रिगार्डिंग आपको देखना पड़ेगा। अनमोडिफाइड ओपिनियन के केस में कभी भी आप रेफर करके नहीं चलोगे ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क को, ना ही सर्विस ऑडिटर के रेफरेंस देके चलते हो ऐसे 402 के अंदर, कहीं पे भी हम रेफरेंस नहीं देंगे अनमोडिफाइड ओपिनियन के केस में। हाँ, बट आप मॉडिफाइड ओपिनियन लिख रहे हो या फिर लॉ एंड रेगुलेशन ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, उस केस के अंदर आप रेफर कर सकते हो, बट आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, दैट रेफरेंस डज नॉट रिड्यूस द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे कम नहीं होगी। ये आपको अच्छे से लिख के आना पड़ेगा, ये आपको अलग से रेफरेंस देना पड़ेगा। अब सर ऑडिटर एक्सपर्ट अगर एंगेजमेंट टीम का मेंबर है तो उसका वर्किंग पेपर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनेगा। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर एक्सपर्ट है उस केस के अंदर वो पार्ट नहीं बनेगा, उसका डिस्क्रिप्शन होगा ऑडिटर एक्सपर्ट का कि वो प्रोवाइड कराना चाहता है तो प्रोवाइड कराएगा। SS 700 सीरीज की बात करते हैं तो SS 700 में आपको लोकेशन क्या होगा सर, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, वो आपके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी हो सकता है, आप एज ए अपेंडिक्स भी यूज कर सकते हो, बट उसका रेफरेंस आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दोगे या फिर आप वेबसाइट पे भी डाल सकते हो अगर लॉ एंड रेगुलेशन आपको स्पेसिफिकली बोलता है तभी, और उसका रेफरेंस आप कहां लिखोगे, अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिख के चलना। ठीक है सर। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट, सर अगर मैं एसए के साथ भी ऑडिट कर रहा हूं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के साथ भी ऑडिट कर रहा हूं, दोनों के साथ ऑडिट कर रहे हो, एसए के साथ भी और आईएसए के साथ भी, तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आप आईएसए का रेफरेंस तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एसए का रेफरेंस आप तब ही दोगे, कब देंगे सर, ऑडिटर रिपोर्ट शैल रेफर द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इन एडिशन टू इंटरनेशनल एसए, कब करेंगे सर, जब आपकी दो कंडीशन फुलफिल होंगी। कौन कौन सी दो कंडीशन? पहली, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, आईएसए और एसए के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए डिफरेंट ओपिनियन के रिस्पेक्ट में, नोट टू इंक्लूड ईओएम और ओएम पैराग्राफ के रिस्पेक्ट में। सेकंड कंडीशन क्या है, आपके मिनिमम एलिमेंट प्रेजेंट होनी चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट शैल इंक्लूड मिनिमम एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो हम ऊपर डिस्कस करते हैं ये वाले एलिमेंट्स, ये मिनिमम एलिमेंट प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल होती है देन आप आईएसए के साथ साथ आप ऑडिट, आप अपने एसए का भी रेफरेंस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का रेफरेंस आप दोगे तो आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करके आओगे कौन से ज्यूरिडिक्शन का वो दूसरा स्टैंडर्ड है। ठीक है सर। इसके अलावा सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन बन सकता है। जब मैं बात करता हूं सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन की, तो आप चेक करोगे एज ए ऑडिटर इवेल्युएट करोगे ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है। आप इसमें कीवर्ड का ध्यान रखना, इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है। सर अगर इंटीग्रल पार्ट है तो आपका जो ओपिनियन है वो कवर होगा, और सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन शैल बी कवर्ड बाय द ऑडिटर ओपिनियन। सर अगर इट इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट, सर अगर ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा, इवेल्युएट करेगा कि ये क्लियरली डिफरेंशिएट है ना, क्लियरली डिफरेंशिएट तो है ना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अगर क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं है तो मैनेजमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे, मैनेजमेंट अपनी प्रेजेंटेशन को चेंज करके चलो। सर अगर मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन को चेंज करके नहीं चलती, उस केस के अंदर आप खुद आइडेंटिफाई करोगे सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन कहां पे गिवन है, आप खुद आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई द अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, आप उसके रिस्पेक्ट में अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखोगे सच सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन ऑडिटेड। ठीक है सर। अब इसके रिगार्डिंग दो एमसीक्यू बन सकते हैं या दो क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, अगर मैंने रिकंसिलिएशन दिया हुआ है अपने नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जैसे मैंने इंड एस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, नोट्स के अंदर मैंने लिख दिया IFRS का रिकंसिलिएशन दे दिया,
रिकंसिलिएशन क्या दे दिया, इन डेज के अंदर आप ये चेंजेस करोगे तो आपका आईएफआरएस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगा। ऐसे नोट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मैंने आईएफआरएस का रिकंसिलिएशन दे दिया, अनोदर एफआरएफ का कंप्लाई हो सकता है, उसका रिकंसिलिएशन दिया। अब वो आपका इंटीग्रल पार्ट बनेगा, वो आपका इंटीग्रल पार्ट बनेगा, ऑडिटर का ओपिनियन उसके ऊपर कवर होगा। ध्यान रखना, ऑडिटर का ओपिनियन उसके ऊपर कवर होगा, ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है तो आप यहां पे कंक्लूड करके आओगे ऑडिटर का ओपिनियन उसके ऊपर कवर होगा। बट सेकंड पॉइंट, सर अगर मैनेजमेंट एडिशनल पी&एल डालते हैं, नॉर्मल पी&एल होता है वो डाला, बट एडिशनल पी&एल बनाया मैनेजमेंट ने फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डाल रहा है, अब वो आपका इंटीग्रल पार्ट नहीं होगा। ध्यान से सुनो, वो आपका इंटीग्रल पार्ट नहीं होगा। उस केस के अंदर आप क्लियरली डिफरेंशिएट होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑडिटर खुद आइडेंटिफाई करके लिख के आएगा। बट सर अगर इन दोनों के अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आता है जहां पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है, उस केस के अंदर आपको पूरा प्रोविजन लिखना है, फिर लास्ट में लिख दोगे मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा। अगर इंटीग्रल पार्ट है तो ऑडिटर का ओपिनियन कवर होगा, अगर इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो क्लियरली डिफरेंशिएट होना चाहिए। आप ऐसा स्पेसिफाई करके आओगे, कंक्लूजन आप ऐसा लिख के आओगे। ठीक है सर, अब आता है इसी के रिगार्डिंग नेक्स्ट ऐसे 701। सर ऐसे 701 अप्लाई कब होगा, एक मैंडेटरी केस है, उसके अलावा सारी जगह वॉलंटरी या लॉ एंड रेगुलेशन स्पेसिफाई करेगा। देखो अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्लस जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्लस लिस्टेड एंटिटी है, तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, उस केस के अंदर की ऑडिट मैटर आपके लिए मैंडेटरी है। लिस्टेड एंटिटी का जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंप्लीट सेट है तो उसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे, यहां पे की ऑडिट मैटर मैंडेटरी हो जाता है। इसके अलावा आपके लिए वॉलंटरीली होता है या फिर लॉ एंड रेगुलेशन आपको प्रिस्क्राइब करके चलेगा। ओनली एंड ओनली करंट पीरियड का की ऑडिट मैटर होता है, ना कि प्रीवियस ईयर का। ध्यान रखना, ओनली एंड ओनली करंट पीरियड का। सर अगर मैं यहां पे बोलूं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, मैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, इट मींस 22-23, 23-24, 24-25 तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैं ऑडिट करके चल रहा हूं, तीनों के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा हूं, और आपका करंट फाइनेंशियल ईयर 24-25 है तो आपका ओपिनियन की ऑडिट मैटर सिर्फ और सिर्फ इसी मैटर के रिस्पेक्ट में, इसी फाइनेंशियल ईयर के रिस्पेक्ट में कवर होगा। चाहे आपका ओपिनियन तीनों फाइनेंशियल ईयर पे क्यों ना कवर हो, आप सिर्फ करंट ईयर के रिस्पेक्ट में की ऑडिट मैटर लिख के चलोगे। ओके सर, की ऑडिट मैटर आपको डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन जब भी आप इशू करोगे वहां पे आप कभी भी की ऑडिट मैटर इशू करके नहीं चलोगे। सर की ऑडिट मैटर कब कब आप लिख नहीं सकते, जब अगर लॉ एंड रेगुलेशन ने प्रीक्लूड कर दिया, पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं दे सकते तो आप उस केस के अंदर की ऑडिट मैटर लिख के नहीं चलोगे, या फिर आउट वे द पब्लिक इंटरेस्ट हो रहा है तो उस केस के अंदर आप लिख के नहीं चलोगे। कम्युनिकेट कैसे करेंगे, वो बेसिक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लैंग्वेज आएगी की ऑडिट मैटर होता क्या है। ठीक है सर, फिर हर की ऑडिट मैटर के रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका रेफरेंस दोगे, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो मैटर गिवन है उसका रेफरेंस दोगे, फिर बताओगे यार ये की ऑडिट मैटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और हमने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इसको कैसे रेफर करा है, कैसे एड्रेस करा है इस मैटर को, वो सारी चीजें आप लिख के चलोगे ईच की ऑडिट मैटर के रेफरेंस में। ठीक है सर। सर अगर की ऑडिट मैटर ही नहीं है तो, अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं है तो भी आपको एक लाइन लिख के आनी पड़ेगी, एक्सेप्ट द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ देयर इज नो की ऑडिट मैटर। अगर सर कोई साइबर अटैक हो जाता है लिस्टेड एंटिटी के अंदर, ध्यान से सुनो, लिस्टेड एंटिटी के अंदर कोई साइबर अटैक हो रहा है तो ये आपका की ऑडिट मैटर बन सकता है। इसके रिगार्डिंग आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिख सकते हो। सर अगर की ऑडिट मैटर के अंदर जो मैटर है वो ऑलरेडी कोई दूसरे पैराग्राफ के अंदर कवर्ड है, कौन सा सर, जैसे MURGC पैराग्राफ के अंदर कवर हो चुका, या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं उस मैटर के रिस्पेक्ट में और मॉडिफाइड ओपिनियन के बेसिस ऑफ ओपिनियन के अंदर वो सारी चीज कवर हो चुकी, तो उस पर्टिकुलर मैटर के रेस्पेक्ट में आपका की ऑडिट मैटर कभी भी नहीं आएगा। ध्यान से सुन लेना, उन सारे मैटर के रेस्पेक्ट में की ऑडिट मैटर नहीं आएगा क्योंकि डुप्लीकेसी कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। अब आते हैं ऐसे 705 ओपिनियन। मैं नहीं बताऊंगा कहां पे कौन सा ओपिनियन आएगा, मेरी डिटेल रिवीजन वीडियो अवेलेबल है, आप उसको रेफर कर सकते हो। 15 मिनट में सारे ओपिनियन आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। बट यहां पे एक पॉइंट है, सर कब हम विड्रॉ नहीं कर सकते, अगर हमको विड्रॉ करना है बट हम विड्रॉ नहीं कर पा रहे, एक तो आपका सेबी का सर्कुलर है, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड एंटिटी की केस के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। कब सर, अगर 45 डेज के अंदर आप विड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम द एंड ऑफ एनी क्वार्टर, किसी भी क्वार्टर के विद इन 45 डेज के अंदर आप विड्रॉ कर रहे हो तो उस केस के अंदर आप अपनी उस पर्टिकुलर क्वार्टर की लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट इशू करके चलोगे। सर अगर आफ्टर 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ दैट क्वार्टर मैं रिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूं तो प्रीवियस क्वार्टर का भी और जो आने वाला क्वार्टर है जिस क्वार्टर के अंदर आप रिजाइन कर रहे हो उसका भी आप क्या करोगे, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट इशू करके चलोगे। सर अगर मैंने 3 लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट इशू कर दी तो आपको पूरे साल की भी ऑडिट करके चलना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने कट ऑफ लिखा हुआ है 14 नवंबर। देखो अगर आप 14 नवंबर तक विड्रॉ कर रहे हो
14 नवंबर को इंक्लूड करते हुए आप विड्रॉ करके चल रहे हो, तो उस केस के अंदर आप लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट इशू करोगे, फर्स्ट क्वार्टर की भी, सेकंड क्वार्टर की भी, और फर्स्ट क्वार्टर की भी और ओनली सेकंड क्वार्टर की। ठीक है सर। सर अगर 14 नवंबर के बाद में मैं विड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, 15 नवंबर या उसके बाद, तो उस केस के अंदर आपको विड्रॉ नहीं कर सकते। उस केस के अंदर आपको पूरी फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट रिपोर्ट इशू करके चलनी पड़ेगी। इसी मैटर के रिस्पेक्ट में मैंने यहां पे आपको कट ऑफ डेट लिखी हुई है। अब कुछ नोट्स है, मैंने बोला था मटेरियल अनसर्टेनिटी के रिस्पेक्ट में कोई इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर है, क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। सर अगर मैंने कुछ भी डिस्क्लोजर नहीं दिया, कुछ भी 4 डिस्क्लोजर में से कुछ भी डिस्क्लोजर नहीं दिया, एडवर्स ओपिनियन आप लिख के आना। सर अगर कंपनी ने इरेगुलरिटी कमिट करी है रिजल्टिंग ब्रीच ऑफ लॉ और आपको प्रोविजन के बारे में कुछ भी नहीं गिवन और आपसे एक ओपिनियन पूछा जाता है, तो हमेशा आप क्वालिफाइड ओपिनियन लिख के आओगे। देखो अगर प्रोविजन के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है और आपको पता है मटेरियल है, तो हमेशा आपको क्वालिफाइड ओपिनियन लिख के आना है। अगर आपसे एक ओपिनियन पूछे, अगर एक ओपिनियन नहीं पूछ रहा तो दोनों आप लिख के आओगे, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन। ठीक है सर। नो एग्रीमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस विच इज मटेरियल, मटेरियल था लोन एंड एडवांसेस, बट आपके कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, उस केस के अंदर भी आप क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करके चलोगे। सर अगर कंसोलिडेट ही नहीं करा, मैंने मटेरियल सब्सिडी का कंसोलिडेट ही नहीं किया, उस केस के अंदर आप एडवर्स ओपिनियन लिख के चलोगे, डीम टू बी परवेसिव मान के चलते हैं। सर अगर स्पेसिफिकली गिवन है हमारा परवेसिव नहीं है, तो उस केस के अंदर आप क्वालिफाइड ओपिनियन लिख के चलना। ठीक है सर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो आपसे अगर एक ओपिनियन चूज करने को बोलते हैं, हमेशा क्वालिफाइड ओपिनियन चूज करके आना। किस केस के अंदर? जहां पे भी आपको परवेसिवनेस के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। परवेसिवनेस कैसे गिवन हो सकता है? आपको बोल सकता है मल्टीपल आइटम्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, मल्टीपल आइटम्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, आपको ऐसा बोल सकते हैं, इट मींस कहीं ना कहीं परवेसिव भी है। ठीक है सर। अब ये सारी चीजें मैं वापस डिस्कस करके नहीं चल रहा, ड्राफ्ट आप अच्छे से देख लेना कौन सा किसका ड्राफ्ट है, क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर क्या लिख के आते हैं, एडवर्स ओपिनियन के अंदर क्या लिख के आते हैं। मेरी एक 15 मिनट की वीडियो है, प्लीज उसको रेफर कर लेना। पूरे ओपिनियन के रिस्पेक्ट में मैंने डिटेल में बताया है कैसे आपको प्रेजेंट करके आना है ओपिनियन के रिस्पेक्ट में, बेसिस ऑफ ओपिनियन के अंदर क्या आएगा, आपके क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर क्या आएगा। ऐसे 805 का मॉडिफाइड ओपिनियन का क्वेश्चन आता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको कैसे फ्रेम करके आना है। आप 15 मिनट्स की रिवीजन वीडियो आपको यहीं कहीं मिल जाएगी, आप उसको भी रेफर करके चल लेना। ठीक है सर। अब आता है हमारा आगे SA706 ईओएम पैराग्राफ, ओएम पैराग्राफ। जब मैं बात करता हूं ईओएम पैराग्राफ कब आएगा सर? जो मैटर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट है, उसी मैटर के रिस्पेक्ट में आपका ईओएम पैराग्राफ आता है। बट ध्यान रखना उसके रिस्पेक्ट में आपका मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं होना चाहिए, उस पर्टिकुलर मैटर के रिस्पेक्ट में आपका मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं सर अकाउंट रिसीवेबल के अंदर आपका मॉडिफाइड ओपिनियन है, इट मींस आप कहीं क्वालिफाइड ओपिनियन इशू कर रहे हो, अकाउंट रिसीवेबल के अंदर कोई मटेरियल स्टेटमेंट थी। ठीक है सर। अब मैं इसी के रिस्पेक्ट में ईओएम लिख सकता हूं क्या? कभी भी नहीं लिख सकते। बट मैं क्या इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में ईओएम लिख सकता हूं कि अगर आपका कोई सिग्निफिकेंट मैटर है तो यस, आप इसके रिस्पेक्ट में आप हमेशा ईओएम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ आप पहले प्रेफरेंस किसको दोगे? की ऑडिट मैटर को दोगे। देखोगे लिस्टेड एंटिटी है, यस सर, उस केस के अंदर की ऑडिट मैटर आ सकता है, तो ईओएम से पहले आप प्रेफरेंस किसको दोगे? की ऑडिट मैटर को प्रेफरेंस देके चलोगे। अदर मैटर कब आता है सर? अदर देन प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो पर्टिकुलर मैटर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी गिवन नहीं है, ना ही अमाउंट के अंदर, ना ही डिस्क्लोजर के अंदर, तो उसके रिस्पेक्ट में आपका अदर मैटर पैराग्राफ आता है। उसके रिगार्डिंग में आपको देखना पड़ेगा लॉ एंड रेगुलेशन प्रिक्लूड नहीं करा होना चाहिए, प्रोहिबिट नहीं किया होना चाहिए। साथ साथ उसमें वो मैटर आपका की ऑडिट मैटर नहीं होना चाहिए। अगर वो मैटर आपका ऑलरेडी की ऑडिट मैटर में क्वालिफाई कर रहा है, तो आपका अदर मैटर नहीं आएगा, की ऑडिट मैटर आएगा। बट की ऑडिट मैटर के लिए लिस्टेड एंटिटी होनी जरूरी है। ठीक है सर। अब आते हैं सर ईओएम और ओएम पैराग्राफ जब भी आप इशू करोगे, उससे पहले आप क्या करोगे? आप मैनेजमेंट के साथ उसकी वर्डिंग्स के रिगार्डिंग कम्युनिकेट करना। सर हर ईओएम और ओएम पैराग्राफ जैसे आप फ्रेम कर रहे हो ईओएम ओएम पैराग्राफ, तो उसके बाद आपको हमेशा एक लाइन लिख के आनी पड़ेगी, आवर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस मैटर इज नॉट मॉडिफाइड। आपको ये पर्टिकुलर लाइन लिख के आनी ही पड़ेगी। ठीक है सर। इसके अलावा सर अगर मुझे विड्रॉ करना लगता है, लाइक आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, मैनेजमेंट ने लिमिटेशन इंपोज करी, बट आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको या तो लॉ एंड रेगुलेशन ने प्रोहिबिट कर दिया, या फिर वही सेबी का वो सर्कुलर आ गया, आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे, उस केस के अंदर आप ओएम पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन करके आओगे कि यार व्हाई विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल, व्हाई विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल, आपको एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। ठीक है सर। अब आता है हमारा SA710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन मींस आपकी कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स भी, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी। अगर इसका कोई भी क्वेश्चन आता है और प्रोसीजर की बात करते हैं,
प्रोसीजर की बात करते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, आपको ये वाला प्रोसीजर तो लिख के आना ही पड़ेगा। इफ ऑडिटर को पॉसिबल मिसस्टेटमेंट लगती है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, एक्चुअल मिसस्टेटमेंट नहीं है, अभी पॉसिबल है, उसको लगता है मिसस्टेटमेंट हो सकती है, उस केस के अंदर क्या करते हैं सर, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके चलेंगे। सर हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सारे पीरियड की लेनी पड़ती है, ऑलरेडी हम ऐसे 580 के अंदर रेफर कर चुके हैं, ठीक है सर। अब इसी के अंदर सर अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है कंपैरेटिव का या कोरस्पोंडिंग का, बोला जाता है प्रीवियस ईयर के अंदर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, उसी के रेस्पेक्ट में कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर मॉडिफाइड ओपिनियन की बात हो रही है, तो आपको ये वाला पैराग्राफ तो हमेशा लिख के आना पड़ेगा, जहां पे आप बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ हमेशा लिख के आओगे कि रेफर करोगे बोथ करंट ईयर फिगर को भी कोरस्पोंडिंग फिगर को भी, और उसके हिसाब से आप अपना पूरा ओपिनियन ड्राफ्ट करके आओगे, वो सारी चीज आप कंसिडर कर लेना। ये पूरा चार्ट है जो मैं अभी डिस्कस करके नहीं चल रहा। ऐसे 720 एमसीक्यू बन सकता है क्या सर, कब तक ऑब्टेन करनी पड़ेगी हमें अदर इंफॉर्मेशन, ऑडिट रिपोर्ट वाले दिन देखोगे, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन और एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन अदर इंफॉर्मेशन, बट इन केस ऑफ अनलिस्टेड एंटिटी ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन सम और ऑल द अदर इंफॉर्मेशन। ये एमसीक्यू बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है लिस्टेड एंटिटी और अनलिस्टेड एंटिटी के केस में। इसके रिगार्डिंग में और डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन का ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है May 25 के अंदर। बट एक चीज आपको ध्यान रखना, अगर आप डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन इशू करके चल रहे हो उस केस के अंदर आपका रिपोर्टिंग सेक्शन नहीं आएगा। कौन सा रिपोर्टिंग सेक्शन, जो आपका अदर इंफॉर्मेशन का रिपोर्टिंग सेक्शन आता है जिसके अंदर आप ऐसे 720 की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो May 25 के अंदर ही क्वेश्चन आया था, वही आप लिख के नहीं चलोगे। ये पूरा आपके ऐसे 720 के रिस्पेक्ट में था। अब मैं कारों के रिगार्डिंग इतना डिस्कस नहीं कर रहा, हाँ बट सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 के अंदर आपका जो फ्रॉड है वो 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है, किसने कमिट किया है, ऑफिसर ने, एम्प्लॉय ने, कंपनी के अंदर, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ऑडिट कमेटी को विद इन 2 डेज आप रिपोर्ट करोगे, उनसे रिप्लाई सीख करोगे, रिप्लाई मिलता है या नहीं मिलता आप उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करोगे, किस फॉर्म के अंदर, एडीटी फॉर्म 4 के फॉर्म के अंदर। ओके सर, अब कारों की जब मैं बात कर लेता हूं, एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेता हूं। जब मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करता हूं तो यहां पे आपको ध्यान रखना है स्मॉल कंपनी का केस आ सकता है। देखो अगर आपको प्रीवियस ईयर का डेटा गिवन है, जैसे आप कारो लगा रहे हो 23-24 पे और आपको गिवन है 22-23 का डेटा, तो आपको स्मॉल कंपनी भी देखना पड़ेगा। स्मॉल कंपनी क्या होता है सर, पेड अप कैपिटल 4 करोड़ या 4 करोड़ से कम, टर्नओवर 40 करोड़ या 40 करोड़ से कम। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है और आपको प्रीवियस ईयर के डेटा के ऊपर देखना है, करंट ईयर पे नहीं, प्रीवियस ईयर का डेटा गिवन है उसके ऊपर देखना है, अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है स्मॉल कंपनी मान लेंगे, उस केस के अंदर आपके ऊपर कारो 2020 एप्लीकेबल ही नहीं होगा। उस केस के अंदर आपकी चाहे प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, आपकी चाहिए कंडीशन फुलफिल क्यों ना हो जाती हो, आपको कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं करना क्योंकि स्मॉल कंपनी को रेफर करके चलेंगे। बट सर अगर प्रीवियस ईयर का डेटा गिवन नहीं है, प्रीवियस ईयर का डेटा गिवन नहीं है, ओनली करंट ईयर का डेटा गिवन है, तो उस केस के अंदर आप कभी भी स्मॉल कंपनी रेफर करके नहीं चलोगे, ओनली आप प्राइवेट कंपनी का जो भी 3 डेटा है इन तीनों का रेफरेंस देके चलोगे, इन तीनों को कंसीडर करके देखोगे कारो 2020 एप्लीकेबल है या नहीं है। अब कारो 2020 में वापस डिस्कस नहीं करा क्योंकि काफी टाइम चला जाएगा, इसके एमसीक्यू पॉइंट भी डिस्कस नहीं करा, ऑलरेडी आपका 1.5 आवर हो चुका है। 800 सीरीज के अंदर 800 सीरीज में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी मैंने 1 आवर की वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आप उसको रेफर कर सकते हो। ये पूरा हमारा एसए के रिगार्डिंग पूरा हमने रिवीजन करा 1.5 आवर के अंदर, एमसीक्यू पॉइंट भी कवर कर लिए, हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी कवर कर लिया। अब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स है। फर्स्ट, एमसीक्यू कब सोल्व करना है, हमेशा मिड में कब सर, मैं 3 क्वेश्चन सोल्व करूंगा, इट मींस 42 मार्क्स, 14 मार्क्स के 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, चाहे आप ए का बी करो, क्वेश्चन 1 का बी करो, क्वेश्चन 2 का सी करो, कैसे भी करके 42 मार्क्स का सोल्व करना है 1.5 आवर के अंदर। 1.5 आवर के अंदर इट मींस हाफ आवर पर क्वेश्चन को देना, उसके अंदर 3 क्वेश्चन सोल्व करना, उसके बाद आप एमसीक्यू उठाना। उससे पहले खोलना भी मत, खोल लिया आपने, हार्ड एमसीक्यू आया, ना ही आपसे फिर एमसीक्यू सोल्व होंगे, ना ही डिस्क्रिप्टिव पोर्शन अच्छे से आएगा। इसलिए ट्राई करना 42 मार्क्स का पहले ही सोल्व कर लो, जो आपको आता है, इजी लगता है, 42 मार्क्स का सोल्व कर लिया, फिर आप एमसीक्यू उठाना, ट्राई करना इसको 35 टू 40 मिनट्स के अंदर कवर करने की। अगर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस की है तो आप 35 टू 40 मिनट्स के अंदर कवर कर लोगे। इट मींस आपका 2 आवर 15 मिनट्स तक आपका 72 मार्क्स का कवर हो जाएगा। इसके बाद जो आपके 2 क्वेश्चन बचेंगे, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे, तो उसके ऊपर दिमाग मारना 45 मिनट्स और ट्राई करना 20 मार्क्स का अटेम्प्ट करने का, तो इट मींस आपका 92 मार्क्स अटेम्प्ट हो जाएगा। ऐसे आप ट्राई करके चलना। एमसीक्यू मैं फिर कह रहा हूं, ना लास्ट में सोल्व करना, ना ही स्टार्टिंग में सोल्व करना, हमेशा मिड के अंदर सोल्व करके चलना। सेकंड पॉइंट,
सर अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, आपको लगता है सर ये भी इंक्लूड हो सकता है, ये भी इंक्लूड हो सकता है कोई कैलकुलेट करने के रिगार्डिंग, तो हमेशा आप अल्टरनेटिव लिखाना। इट मींस आप दोनों तरीके से सोल्व कराना, पहले आप ये इंक्लूड करके देख लेना जो आपको लगता है, सेकंड आपको लगता है यार ये भी इंक्लूड होगा तो अल्टरनेटिवली आप उसको भी इंक्लूड करके देख लेना। दोनों को आप पूरा बराबर सोल्व करके आना, बट बीच में लिख देना अल्टरनेटिव, सो दैट आपको जो भी सही होगा उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कहीं पे भी मार्क्स नहीं कटते। इससे आप अल्टरनेटिव लिख के आना प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर। ध्यान रखना ये दो पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओपिनियन के रिस्पेक्ट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे आपको ओपिनियन फ्रेम करके आना है। ध्यान रखना अगर जहां पे भी लिस्टेड एंटिटी गिवन है, हमेशा ध्यान रखना की ऑडिट मैटर आने के चांसेस हो सकते हैं, उसको आप रेफर करके चलना। तो ये छोटे मोटे पॉइंट है, बाकी मैंने पॉइंट आपको अपने ग्रुप के अंदर बताए हुए हैं, छोटे मोटे पॉइंट जो भी आपको ध्यान रखने हैं वो सारे पॉइंट मैंने वहां पे लिखे हुए हैं, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेंशन बिल्कुल मत लेके जाना, आप ऑलरेडी इतना ज्यादा पढ़ चुके हो, आपको एग्जाम में याद आएगा। देखो स्ट्रेस लेके जाओगे तो आप भूल जाओगे, स्ट्रेस मत लेके जाना। 15 क्वेश्चंस आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव, 15 में से हमें 10 भी अटेम्प्ट हो गए, मैं मरे से मरा मान के चल रहा हूं 10 भी अटेम्प्ट हो गए, 10 में से आप 2 to 3 मार्क्स भी लेके आए तो आपके 30 मार्क्स बन जाएंगे, 25 to 30 मार्क्स। ये सोच लेके चलो। सर ऐसा तो हो नहीं सकता, आप तो ऐसे बोल रहे हो, बट सोच लेके चलोगे देन ही आपको पॉजिटिविटी आएगी, देन ही आपको स्ट्रेस नहीं होगा। आप मान के चलो 25 to 30 मार्क्स तो ऐसे आ जाएंगे, फिर आप एमसीक्यू से 15 to 20 मार्क्स इजीली आओगे, 40 मार्क्स लाना बड़ी बात नहीं है। ये थिंकिंग रखो अपने दिमाग के अंदर, ये थिंकिंग रखोगे आपसे क्वेश्चन सोल्व भी होंगे। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, पहली बार रीड करा समझ नहीं आया, सेकंड टाइम रीड करो पेंसिल लेके, पेंसिल या पेन लेके अंडरलाइन करते जाओ, हाईलाइट करते जाओ। सेकंड टाइम भी समझ नहीं आया, थर्ड टाइम रीड करो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, थर्ड टाइम हमेशा आपको स्ट्राइक करेगा किस पर्टिकुलर ऐसे का पॉइंट पूछ रहा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप इंट्रोडक्शन लिखाना, फिर उस पर्टिकुलर मैटर के रिस्पेक्ट में आप पॉइंट लिखाना, जो जो कीवर्ड्स इंपोर्टेंट वो लिखाना, कंक्लूजन फ्रेम कराना, तो आपको कम से कम 2 मार्क्स, 1 या 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। इसलिए आप ट्राई करना, एक बार क्वेश्चन रीड करके मत छोड़ देना, और कम से कम 2 या 3 बार तो क्वेश्चन रीड करना, सो दैट आप गलत आंसर लिख के ना आए, आप हमेशा राइट आंसर लिख के आए। तो ये सारे पॉइंट को आप कंसीडर रखना एग्जाम के अंदर। ऑल द बेस्ट, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इतना आपने पढ़ लिया, मोर देन इनफ है। सो ऑल द बेस्ट, एग्जाम देके आके फिर बताना मुझे कि आपका एग्जाम कैसा गया।